डॉलुओ, दानहीन सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है। गू यूएना उसका पीछा करती है। अध्याय 11। जेड तुम्हें यही करना होगा। मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 11। जी हाँ, आपको यही करना चाहिए। 1 घंटे बाद थकी हारी जू झूकिंग जमीन पर पड़ी थी। उसकी अर्थव्यवस्था के कपड़े उकेरे गए और कूड़े से सने हुए थे। उनका शांत और आकर्षक चेहरा अब पीला पड़ गया था। उसकी लाचारी से प्लास्टिक की टपरी चल रही थी और उसके काले बालों के चेहरे पर उबकाई आ रही थी, जिससे उसकी लाचारी और नशे की लत लग रही थी। जू झूकिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे इतनी करारी हार का सामना करना पड़ेगा। डैन हेन के निर्देशन में ऐसा लगता है कि इसमें कोई ताकत ही नहीं है। हर चीज़ में सुधार की ज़रूरत थी। इस तकनीक में खामियां थीं, उस चीज़ को और बेहतर बनाने की ज़रूरत थी। ऐसा लग रहा था मानो सालों की जो मेहनत की थी वह उसे गलत दिशा में झुका रही हो। इस दृढ़ निश्चयी लड़की को थोड़ा खोया हुआ स्वभाव का एहसास था। इस बीच डैन हेंग हमेशा की तरह शांत और संयमित रहे। जू झूकिंग का निर्देशन उनके किसी छोटे बच्चे को गिनती सिखाने से कम नहीं था। उनकी दुनिया में मार्शल आर्ट की तकनीक केवल वास्तुशिल्प के प्रयोग और अर्थ के माध्यम से ही नहीं सिखाई जाती थी। तकनीकी प्रगति के साथ साथ स्थिर सुधार और अनुकूलन किया गया। उसकी तुलना में डोलुओ महाद्वीप के सोल मास्टर्स की युद्ध तकनीक अत्यंत आदिम थी। डोलुओ महाद्वीप के मानकों के अनुसार आपकी प्रतिभा पहले से ही काफ़ी अच्छी है। लगभग 10 साल की फटिले आत्मा संत जू होंगजी के स्तर के बराबर। डैन हेंग ने अपने हाथ में प्राचीन पुस्तक को स्मृति से कमजोर करते हुए टिप्पणी की। ये ग्रंथ जू होंगजी द्वारा लिखा गया था, जो चपलता की विशेषज्ञता में रखे गए एक आत्मा संत थे। जू झूकिंग की अंतिम चमक सामने। उसने मकान मांगा और धीरे धीरे बोला, गुरुजी, जू होंगजी मेरे पूर्वजों में से एक हैं। वे जू राजवंश के एक शानदार व्यक्तित्व थे। क्या मैं 10 साल की उम्र में उनके स्तर तक पहुंच पाया हूं? डैन हेंग ने उसकी ओर और सिर हिलाया को देखा। हाँ, लेकिन मेरा अंतर्राष्ट्रीय हथियार भी आगे की यात्रा के लिए प्रशिक्षण लेने का है। उसने मन ही मन सोचा, ये बात जोर से नहीं कही। आखिरकार वह जू होंगजी को कोई असाधारण प्रतिभा नहीं मानती थी। जू झूकिंग की आंखें और भी चमक उठीं और वह जल्दी से अपने शिखर पर चला गया। लड़ाई का जज्बा फिर से जागृत हो गया। शिक्षक, मैं अपने प्रशिक्षण में बहुत मेहनत करूंगा। डैन हेंग ने सहमति से फिल्म सी आवाज में फिर से रसोई की ओर देखा। 1 घंटे में उसकी कथित पत्नी को खाना बनाने में काफी समय लगना चाहिए, है ना? जू झूकिंग रसोई की ओर से बोली, महोदया, मुझे इसका अवलोकन करें। इससे पहले कि उसने अपनी बात पूरी तरह से तैयार की, गुएना रेसिपी से एक व्यंजन लेकर निकली। उसने अपना सिर ऊपर उठा लिया और पिस्तौल के साथ भारी मुस्कान बिखेरी। तुम दोनों आओ, मेरे हाथ का खाना बनाओ। वह अपनी ठुड्डी हाथ पर लुक ली, अपने खूबसूरत चेहरे की शान से दमक रही थी। अधिकांश पुरुषों के लिए केवल उसे ही किसी भी भोजन को बुकमार्क बनाने के लिए देखना होगा। लेकिन डैन हेंग अपनी स्वाभाविकता से अप्रभावित रहे। उसका इरादा एक छोटा सा टुकड़ा खाना था, बस इतना कि उसका स्वाद महसूस हो सके। तुरंत ही नमकीन और मसालेदार स्वादों का एक अवर्णनीय मिश्रण उसके मुंह में फूट पड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डैन हेंग ने गु युएना को गहराई से देखा। उन्हें इसकी उम्मीद थी। जब कोई व्यंजन बहुत ही उत्तम दिखता है तो अक्सर इसका मतलब परेशानी होता है। अगर गु युएना ने एक साधारण रेसिपी का पालन किया होता तो खाना स्वादिष्ट तो नहीं बनता, लेकिन कम से कम इतना बुरा भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि उसने अपनी रचनात्मकता जोड़ने पर जोर दिया, नतीजा पूरी तरह से विनाशकारी रहा। गु युएना ने डैन हेंग की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। उसने जानबूझकर उसकी ओर देखने से परहेज किया और उसकी प्रशंसा की प्रतीक्षा करने लगी। झुकिंग, तुम्हारे शिक्षक पहले तुम्हें 30वें रैंक तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करेंगे और फिर मैं तुम्हें उतनी ही प्रगति करने में मदद करूंगी। बेहतर प्रदर्शन कौन करता है, इसका फैसला तुम ही करना, गु युएना ने गर्व से कहा। तभी जू झूकिंग ने पकवान का एक टुकड़ा खाया और उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। शिक्षक डैन हेंग के खाने की तुलना में मैडम के व्यंजन का एकमात्र फायदा उसकी दिखावट थी। ये कैसा है? गु युएना ने उम्मीद भरी निगाहों से पलकें झपकाईं। डैन हेंग ने आह भरी और ईमानदारी से जवाब दिया, ये बहुत बुरा है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गु युएना की भौहें तन गईं। उसके सावधानीपूर्वक तैयार किए गए व्यंजन को घटिया रेटिंग मिली थी। वह जू झूकिंग की ओर मुड़ी। झुकिंग, आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जू झूकिंग ने मुंह खोला लेकिन हिचकिचा गई। वह झूठ बोलने में माहिर नहीं थी, लेकिन अगर वह सच बोल देती तो क्या इससे मैडम की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? डैन हेंग ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे गु युएना की थाली में रख दिया। खुद चख कर देखो। गु युएना ने जू झूकिंग की ओर संदेह भरी नजरों से देखा और बुदबुदाई, ये बुरा कैसे हो सकता है? मैंने तो सटीक गणनाओं का पालन किया है। खुद से कुछ बुदबुदाते हुए उसने एक बड़ा निवाला लिया। उसके चेहरे पर तुरंत पीड़ा के भाव उभर आए। उसने खुद को निगलने के लिए मजबूर किया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था।
सर्वशक्तिमान सिल्वर ड्रैगन किंग, आत्मा के जानवरों का शासक, ने ये किया था। इसका स्वाद इतना खराब कैसे हो सकता है? ये जहरीला नहीं है, बस इसका स्वाद अच्छा नहीं है, डैनहिंग ने शांत भाव से कहा और एक और टुकड़ा उठा लिया। ये देखकर जू झूकिंग ने उसकी नकल की। क्योंकि वह प्रशिक्षण लेने जा रही थी, इसलिए उसे अपने शिक्षक से हर पहलू में सीखना था। अगर खाने का स्वाद खराब था तो क्या हुआ? जब तक इससे उसकी ऊर्जा फिर से भर जाती है, तो स्वाद को लेकर क्यों परेशान होना? जू झूकिंग ने एक बड़ा निवाला लिया और उसे चबाने की कोशिश करते हुए अपने गालों को एक छोटे चूहे की तरह फुला लिया। ये देखकर गू युएना खिलखिला उठी, लेकिन जैसे ही उसने बाकी बचे पकवानों पर नजर डाली, वह गुस्से से बोली, बिल्कुल नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। यहीं रुको, मैं इसे दोबारा बनाऊंगी। इस बार मैं कॉम्बिनेशन बदल दूंगी। इतना कहकर उसने प्लेटें उठाईं और वापस रसोई में चली गई। उसने विभिन्न सामग्रियों के संयोजन के साथ प्रयोग किया और देखते ही देखते एक और व्यंजन तैयार कर लिया। नतीजा फिर भी अजीब ही था। हार मानने को तैयार न होकर उसने दोबारा कोशिश की। डैनहिंग खुद खाना बनाने के लिए आगे आना चाहता था, लेकिन उसने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। ये चक्र 4 बार दोहराया गया। चौथे प्रयास में ही गू युएना ने आखिरकार अपनी रचनात्मकता को एक तरफ रख दिया और एक रेसिपी का चरण दर चरण पालन किया। अंततः व्यंजनों का स्वाद सामान्य था। ये सब कुछ परछाई में एक दर्शक दीतियान द्वारा देखा गया था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से से भर गया। हे प्रभु, आत्मा के राक्षसों की वापसी के लिए इस तरह का अपमान सहना क्या है? आपके कार्यालय में रहते हुए हम ये सब कैसे सह सकते हैं? दीतियां की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। गुएना को रसोई में इधर उधर देखा, उसका सीना ढहकर जल रहा था। एक गौरवशाली ड्रैगन के लिए ये सबसे बड़ा अपमान था। ... कुछ दिन बाद दीतियान जेड के साथ उस छोटे शहर में पहुंचे। दानहेंग के मंदिर की ओर से उन्होंने संकेत देते हुए कहा, जी, हमारे प्रभु ने इसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वह कितनी दूर तक अपमान सह रही है। आशा है कि आप उसकी जगह ये सहन कर सकते हैं। मुझे पता है कि यह पूर्ण है, लेकिन मैं... दीतियान का चेहरा अपराध बोध से अलग हो गया। अपने भगवान की निष्ठा, उसके पास अपनी कुल की छोटी बहन की बलि देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जेड ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। मैं अपने माता पिता की तरह ही प्रभु का आदर करता हूँ। तो क्या हुआ अगर वह मेरे साथ बुरा इंतजाम करे? मैं बस ऐसा दिखावा करता हूँ कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है। मुझे पता है कि वह मेरे प्यार में पड़ जाए। मैं जी निश्चित रूप से हमारे प्रभु को मुक्त कराऊंगा। जी के शब्द दृढ़ और संकल्पित थे। दीतियान ने गंभीर अपराध बोध से प्रभावित उसके कंधे पर थपथपाया। काश मैं और मजबूत होता हूँ, उसने मन ही मन बदसूरत से सोचा। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गू युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 12। जेड देखो मैं इस लंपट से कैसे निपटती हूँ। मुफ्त वेब उपन्यास देखो मैं इस लैम्प से कैसे निपटता हूँ। गू युएना ने ये रसायन शास्त्र तैयार नहीं किया था कि उसके द्वारा तैयार किए गए व्यंजन भोजन के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वह अक्सर गुप्तचर प्रयोग करती रहती है। नतीजतन घर का सारा खाना खराब हो गया था और यहाँ तक कि रेस्तरां की सब्जियां भी खराब हो गई थीं। इसलिए उसके पास जू झूकिंग को और प्लांट के सामान के लिए बाजार ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच डैनहेंग को आखिरकार एक दुर्लभ क्षण प्राप्त हुआ। उनका डायरेक्शनल प्रोविक्शन साबित हुआ था। जू झूकिंग पहले ही एक लेवल ऊपर जा चुका था। जब तक वह प्रशिक्षण योजना का चरणबद्ध तरीके से पालन जारी रहेगा, प्रगति जारी रहेगी। और उनके लिए जीवन विश्राम रूप से अपनी पिछली शांति में लौट आए थे। वे नियमित समय सारणी के अनुसार पुस्तकालय में काम करते थे। सब कुछ फिर से असफल होता दिख रहा था। सरसराहट, 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 स्टेप्स की एक श्रृंखला देखी गई। डैनहेंग अपनी आराम कुर्सी से उठे। इन कदमों की आहट और आहा गू युएना या जू झूकिंग की नहीं थी, ये किसी अनजान महिला की थी। बैलून के प्रवेश द्वार पर एक बेहद लंबे टांगों वाली आकर्षक महिला खड़ी थी, जहां काले बाल झरने की तरह गिर रहे थे। उसके चेहरे पर घृणा का स्पष्ट भाव था। हाँ, घृणा। डैनहेंग इस महिला की शत्रुता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। हालांकि उनकी जानकारी के अनुसार वे पहले कभी नहीं मिले थे। आप कौन हैं? डैनहेंग ने पूछा। उस महिला ने अपनी गोरी माथे से ऊपर की ओर झुकी, उसके चेहरे पर ठंडे घमंड की झलक थी। मैं शादीशुदा पत्नी की दूर की चचेरी बहन हूँ। हम... डैनहेंग थोड़ा चौंक गए। गू युएना निसंदेह एक अनोखी सुंदरी थी, इसलिए ऐसी आकर्षक बहन का होना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि उनकी शक्ल सूरत के आधार पर ये चचेरी बहन वास्तव में गू युएना से बड़ी दिखती थी। कृपया इनसाइडर। हालांकि गुएना एक नकली शादी में अपनी सुविधाजनक पत्नी थी, लेकिन उनके रिश्तेदारों की अनदेखी नहीं होगी। जिजी ने सर्वसम्मति से एक भव्य सी झलक दिखाए और डैनहेंग का पिछला चेहरा दिखाया। उसका चेहरा देखकर वह मन ही मन अपमानित हो गया।
ये लैम्पर्ट नेपोलियन का अभिनय करने वाला कलाकार है। वह एक युवा आदमी का दिखावा करता है जबकि असल में वह एक बूढ़ा राक्षस है। प्रभु की प्रतिमाएं बनी और यह नकली विवाह का खेल प्रस्तुत हुआ, स्पष्ट रूप से अपनी खंडित कल्पनाओं में बनी है। यह आदमी अभी भी मन ही मन बहुत खुश होगा, सिर्फ अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए क्लासिक का नाटक कर रहा है। हाँ, तेज दिमाग वाले को नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि पृष्ठभूमि नाटक करना पसंद है तो मैं भी लड़कियों के साथ। और इसी बीच मैंने हमारे प्रभु के साथ मिलकर बुरे कर्मों का फल देने पर मजबूर कर दिया। जिजी मीटिंग रूम में प्लॉट और डैन हेंग द्वारा दी गई चाय पी रही थी। उसने एक घूंट लिया और तत्काल असंतोष से घबराएं सिकुड़ने लीं। ये चाय बहुत गर्म है। डैन हेंग, जो अभी भी अपनी किताब के पन्ने पलट रहे थे, ने विरोध से जवाब दिया, तो बस इसे ठंडा होने का इंतजार करो। ऐसा नहीं था कि डैन हेंग को पढ़ने का विशेष शौक था, यह महज उनकी एक पुरानी आदत थी। लेकिन एक स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण रिश्तेदार से बातचीत करने की तुलना में किताब में डूब जाना कहीं अधिक मनोरंजक था। जिजी ने उसकी उदासीनता पर हैरानी जताते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। क्या इस आदमी को मेरे लिए चाय पर फूंक मारने नहीं आना चाहिए था? फिर जब वह अनजाने में उसे उस पर गिरा देती तो वह घबरा जाने का नाटक कर सकती थी, मीठी आवाज में माफी मांग सकती थी और इस विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को ये सोचकर अंदर ही अंदर खुश कर सकती थी कि वह भाग्यशाली रहा है। लेकिन वह मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार क्यों कर रहा है? अरे, ये चाय बहुत गर्म है। जीजाजी, क्या आप मेरे लिए इस पर फूंक नहीं मारेंगे? जेड ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, जिससे उसकी नाजुकता का हल्का सा संकेत मिला। freewebnovel.com। चाय जल्द ही ठंडी हो जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करो। डैन हेंग ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और उसे शक होने लगा कि उसकी यह तथाकथित दूर की चचेरी बहन शायद उतनी बुद्धिमान नहीं है। इस बात को एक तरफ रख दे कि चाय उतनी गर्म भी नहीं थी, क्या उसे सच में उस पर फूंक मारने की जरूरत थी? क्या वह इसे खुद नहीं कर सकती थी, या फिर वह बस उतनी समझदार नहीं है? जिजी ने अपने दांत भींच लिए। डैन हेंग की नज़र में कुछ अजीब सा लग रहा था, पर वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि क्या। ये देखकर कि उसकी बात मानने का कोई इरादा नहीं था, उसने झुंझलाहट में नाक सिकुड़ी। मैंने सुना था कि मेरी चचेरी बहन ने एक बेहतरीन पति से शादी की है, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम्हें सच में पता है कि एक स्त्री का सम्मान कैसे किया जाता है? जेड ने इतनी धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया कि डैन हेंग उसे मुश्किल से सुन पाया। डैन हेंग ने सुना लेकिन जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। ब्लेड्स द्वारा अनगिनत बार पीछा किए जाने के बाद वह एक सरल सच्चाई समझ गया, कुछ लोग चाहे वह कुछ भी कहे अपनी पूर्वधारणाओं पर अड़े रहेंगे। तो फिर अपनी बात बेवजह क्यों बर्बाद करें? ये देखकर कि वह अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, जेड ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने मेज पर ठंडी यांगमेई वैक्सबेरी की एक प्लेट देखी और उसे उठा लिया। अगर आपके पास इस तरह की कोई ताजगी देने वाली चीज़ थी तो आपने मुझे तुरंत क्यों नहीं दी? क्या आप इतने कंजूस हैं? उसने डैन हेंग को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। डैन हेंग ने प्लेट पर नज़र डाली और हल्की सी आह भरी। ये गु युएना की पाक कला की एक और उत्कृष्ट कृति है। सामान्यतया उसे केवल मोम जामुनों को साफ करके ठंडा करना होता था। वे अपने आप में ही स्वादिष्ट होते थे, लेकिन जाहिर है गु युएना ने इसमें अपना रचनात्मक स्पर्श जोड़ने पर जोर दिया था। जेड ने एक बेर अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसने उसे गुस्से से थूक दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने डैन हेंग को घूरते हुए कहा, यह क्या बकवास है? जमी हुई बकरी का गोबर। तुमने इतनी घिनौनी चीज़ कैसे बनाई? इसे फेंक क्यों नहीं दिया? उसने अपने जीवन में कभी इतना भयानक स्वाद नहीं चखा था। डैन हेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया, गु युएना ने इसे बनाया है। जेड गुस्से में प्लेट को मेज पर पटकने ही वाली थी, लेकिन ये सुनकर वह झिझकी, फिर उसने तुरंत खुद को संभाला और उसकी आवाज़ बदल गई। उद्धरण चिन्ह ... दरअसल इसका स्वाद काफ़ी अनोखा है। डैन हेंग ने उस मोम के फल की ओर इशारा किया था जो अभी अभी दुबई में जमा हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... जिजी का चेहरा कटा हो गया। इस आदमी को इतनी बेबाक होना क्यों आता है? लेकिन यह उनके स्वामी द्वारा बनाई गई वस्तु थी, इसलिए उन्हें अत्यंत सम्मान की आवश्यकता थी। वह इसे ई क्रेडिट पर कैसे रोक सकता है? दांत पीसते हुए जिजी ने उसे उठाया और वापस अपने मुंह में दांतेदार पूरा लिया। डैन हेंग ने उसे देखा, वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। यह महिला साफा सुथरी नहीं दिखती। उसने अभी अभी ई-कॉमर्स से कुछ उठाया और खा लिया। बेशकीमती साफ साफ था, लेकिन फिर भी ये कैसी नज़र है? जिजी ने अपने संबद्धता को नष्ट करते हुए कहा, ये तो मेरे चचेरे भाई ने खुद बनाया है। ये यहाँ यूं ही क्यों रखा था? बेचा हुआ है, ये स्वादिष्ट है, आप इसे इतनी दृष्टिअंदाज क्यों कर रहे हैं? कमर पर हाथ हिलाते हुए उसने उल्टी आने की इच्छा को पूरा करने की कोशिश की। अगर आपको इतना पसंद है तो पूरी थाली बेझिझक खाएं। डैन हेंग ने बिना छुए हुए वैक्सबेरी की ओर इशारा किया। बहुत बढ़िया, क्योंकि उन्हें पसंद करने का दावा कर रही थी, इसलिए वह पूरी चीज़ खत्म कर सकती थी।
इस तरह वे टूटेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिजी मॉम जैसी दिखने वाले जैमिनों को ऐसे गुजार रही थी मानो वे ब्लैक स्मोक उगल रहे हो। शर्माओ मत, डैन हेंग ने कहा, उनके चेहरे के भावों को भरना मुश्किल था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जी चुप हो गया। उससे इस तरह से गले मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर उसने इनकार कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि उसे वास्तव में अपने प्रभु का भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि उनके भगवान को इस बेशर्म लंपट के सामने अपमान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं ज़रूर खा जाऊंगा, एक एक करके। जिजी ने अपने जबड़े भींचे, प्लेट लगाए और उसे अपने मुंह की ओर झुकाया। किसी भी तरह वह सारा वैक्सबेरी अनुपलब्ध है। डैन हिंग धीरे से हंसे। चलो, कम से कम ये फायदा तो नहीं गया। मिशन पूरा हुआ। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गू युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 13। गू युएना आमने सामने की लड़ाई। मुफ्त वेब उपन्यास। गू युएना आमने सामने का हमला। जेड ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर लीं, उसका मोहक अंदाज काफ़ी हद तक फीका पड़ गया, अब उसकी जगह पूरी तरह से चिड़चिड़ाहटने ले ली। हालांकि ड्रैगन जाति मनुष्यों जितनी नखरे वाली नहीं थी, फिर भी जमीन से बर्फ के यांगमेई को उठाकर बाकी को खाने से उसका पेट मरोड़ उठता था, मानो उसने जहर निगल लिया हो। और यह सब उसके सामने बैठे उस बूढ़े विकृत व्यक्ति की वजह से हुआ। जेड ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका मन कर रहा था कि वह डैन हेन के युवा और सुंदर चेहरे पर एक मुक्का मार दे। महज कुछ शब्दों ने उसे इतनी शर्मनाक स्थिति में डाल दिया था, फिर भी उसके चेहरे पर वही शांत और उदासीन भाव बना हुआ था। क्या वह उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उससे निपटने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दीतियान, जिस बूढ़े बदतमीज से मैं निपट रही हूँ वह तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा परेशानी वाला है। जेड ने गुस्से से प्लेट को मेज पर पटकते हुए कहा और डैन हेन के सामने बैठ गई। जेड की ओर देखते हुए डैन हेन की पलकें थोड़ी सी फड़क उठीं। यह आक्रामक छोटी भाभी अब और भी ज्यादा गुस्से में थी। वह उसे ब्लेड की याद दिलाती थी, वह आदमी जो भयंकर आग की तरह था। डैन हेंग चाहे कुछ भी करे, अंततः वह आग में घी डालने का ही काम करता था। इसलिए उन्होंने चुप्पी और टालमटोल का रास्ता चुना। अभी आप यहीं आराम कर लीजिए, गू युएना जल्दी वापस आ जाएगी। मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है, इसलिए मैं पहले बेडरूम में चलता हूँ। डैन हेंग ने बगल वाले बेडरूम की ओर चलते हुए कहा। उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि उसे जी के पीछे आने की आवाज़ सुनाई दी। ये परेशानी खड़ी करने वाली छोटी भाभी ब्लेड की तरह ही जिद्दी थी, जो एक प्रेत की तरह उसका पीछा करती रहती थी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, जेड ने व्यंग्यात्मक हंसी हंस दी। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी गुलाबी कंबल ओढ़कर सोता है। तुमने इतनी भद्दी चीज चुनी ही कैसे? और वो तकिया, ये तो हद से ज्यादा बदसूरत है। जेड ने बिस्तर पर पड़ी वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए उनकी निर्मम आलोचना की। डैन हेंग ने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से जेड की ओर देखा। क्या लड़कियों को ये रंग पसंद नहीं आता? उसके चेहरे के भाव देखकर जेड को लगा कि उसने सही निशाना लगाया है और उसने अपना हमला जारी रखा। और वो खिलौना, वो आखिर है क्या? एक विशालकाय पानी का सांप। ये तो किसी 3 साल के बच्चे की बनाई चीज से भी बदतर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डैन हेंग चुप रहा, शांति से उसकी ओर देखता रहा। जीजाजी, आप पागल तो नहीं हैं? मैं अक्सर बेबाक बोलती हूँ, लेकिन मेरा इरादा किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं है। बस आपकी पसंद बहुत ही खराब है। जेड खिलखिलाकर हंसी। चूंकि इस बूढ़े विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को इस तरह की छेड़छाड़ पसंद थी, इसलिए वह प्रताड़ित होने का हकदार था। इसे भविष्य में उसे झेलनी पड़ सकने वाली पीड़ा के लिए अग्रिम ब्याज समझिए। डैन हेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता। और मैंने उन चीज़ों को नहीं चुना। उसके पुराने सारे कंबल बदल दिए गए थे। अब कमरे की हर चीज़ गू युएना ने खुद चुनकर रखी थी। एक बात तो निश्चित थी, उनकी दिखावट कैसी भी हो, उनमें सोना निसंदेह बेहद आरामदायक था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जेड पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। रुको, ऐसा हो ही नहीं सकता। डैन हेंग ने सिर हिलाया और आगे कहा, आपकी बहन जो आपके पीछे खड़ी है, उसने ही इन्हें खरीदा है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पल भर में जेड की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वह अपने स्वामी के लिए खुद को आग में झोंकने को तैयार हो सकती थी, यहाँ तक कि खुद को बलिदान के रूप में भी पेश कर सकती थी, लेकिन अपने स्वामी के प्रति उसकी श्रद्धा पूर्ण थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ड्रैगन कबीले का शासक था, जबकि वह उनके बीच की एक युवा ड्रैगन मात्र थी। और क्या वह सिल्वर ड्रैगन किंग के स्वाद का मजाक उड़ा रही थी? इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी बातें किसी ने सुन ली थीं। जेड धीरे से मुड़ी और उसकी निगाहें गू युएना और जू झूकिंग पर पड़ीं, जो अभी अभी उसके पीछे पहुंची थीं। गू युएना को देखते ही उसका शरीर कांप उठा। हालांकि गू युएना इस समय अपने युवा रूप में थी,
लेकिन उनके साझा रक्त संबंध के कारण उत्पन्न दमन ने जेड को उससे आंखों में आंखें मिलाने से भी डरा दिया था। लेकिन क्या तुम्हें ठंड लग रही है? डैन हिंग ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता हूँ, कमीने। क्या तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जेड मन ही मन चीख उठी, काश वह डैन हिंग को भी अपने साथ नरक में घसीट ले जाती। गु युएना भी जेड को यहाँ देखकर थोड़ी हैरान थी। उसे उम्मीद थी कि वह छुपकर आएगी, सीधे घर में आकर डैन हिंग से बातचीत नहीं करेगी। क्या जेड ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी थी? अगर डैन हिंग को गलतफहमी हुई और उसने सोचा कि वह जानबूझकर उसके पास आई थी, तो क्या इससे उनके रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा? चचेरा भाई, गु युएना और जेड ने एक ही समय पर एक दूसरे को पुकारा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की आंखों में देखा और पल भर के लिए स्तब्ध रह गईं। जेड ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, चचेरे भाई, मैं आपसे मिलने आई थी। क्या आप मुझे देखकर खुश हैं? जीजाजी ने अभी अभी मेरी मेजबानी की, लेकिन उन्होंने मुझे परेशान किया। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसे रोने जैसा महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैन हिंग हक्का बक्का रह गया। रुको, नहीं, तुम यूं ही मनगढ़ंत बातें नहीं बना सकते। उसने उसे किस तरह धमकाया था? क्या वह जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी? इससे उसे क्या लाभ हो सकता था? क्या वह 10 सोने के सिक्कों वाला ये प्रांगण चाहती थी? गु युएना ने अपनी आंखें सिकुड़ी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि जेड ने अपनी पहचान उजागर नहीं की थी। वह अनुमान लगा सकती थी कि दितियान ने कुछ ऐसा कहा होगा जिससे जेड के मन में डैन हिंग के प्रति द्वेष पैदा हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या उसने उसे ही नाराज कर दिया? क्या उसने उसके स्वाद का मजाक उड़ाया? जेड, आओ थोड़ी बात करते हैं, गु युएना ने हल्की मुस्कान के साथ जेड का हाथ पकड़ते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान खूबसूरत थी, जेड उसमें छिपी धमकी को भांप सकती थी। उसे जेड को डैन हिंग को और निशाना बनाने से रोकना ही था। दोनों महिलाओं के घर से निकलते ही डैन हिंग मुख्य हॉल में लौट आया। बैठने से पहले ही उसे बाहर से किसी की दबी हुई आवाज़ सुनाई दी, जो दया की भीख मांग रही थी। जू की ओर बढ़ते हुए उसके होठों का कोना थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ गया। हाल ही में आपको अपने प्रशिक्षण में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? उन्होंने पूछा। जू के मन में वाकई कुछ शंकाएं थीं, जिन्हें उसने बिना किसी झिझक के साझा किया। डैन हिंग ने हल्के से सिर हिलाया और प्रत्येक प्रश्न का सटीक और अंतर्दृष्टिपूर्ण उत्तर दिया। उन्हें सोचने की शायद ही आवश्यकता पड़ी। यह एक कॉलेज के छात्र के किंडरगार्टन कक्षा में लौटने जैसा था। तुलनात्मक रूप से उसका ज्ञान असीमित प्रतीत होता था। जू ने जल्दी से नोट्स लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे डैन हिंग की व्यापक विशेषज्ञता के बारे में अधिक से अधिक जागरूक हो गई। उसी क्षण गु युएना और जेड कमरे में वापस आ गईं। गु युएना के चेहरे पर अब भी एक हल्की, अस्पष्ट सी मुस्कान थी, जो मनमोहक और मासूमियत के बीच कहीं थी। लेकिन जेड उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके गालों पर रूजे की 2 परतें लगा दी हों। गाल इतनी लाल थी कि देखकर हैरानी हो रही थी। डैन हिंग के होंठ हल्के से फड़क उठे, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जेड के व्यथित भाव 7 मार्च को उसे हंसाने की कोशिश में किए गए उसके अतिरंजित कारनामों से भी अधिक मनोरंजक थे। जैसे ही जेड ने ऊपर देखा, उसने डैन हिंग की आंखों में खुशी देखी। वह झुंझलाहट में अपने होंठ काटने लगी। ये सब उस बूढ़े विकृत व्यक्ति की गलती थी। उसके मालिक ने उसके गालों को इतनी जोर से चुटकी काटी थी और उसे चेतावनी दी थी कि वह अब और कोई परेशानी ना खड़ी करे। चूंकि उसने डैन हिंग के सामने उनके भाई बहन के रिश्ते को पहले ही स्वीकार कर लिया था, इसलिए अब उसे उसी के अनुसार व्यवहार करना होगा। उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी। जेड, तुम बस खड़ी क्यों हो? क्या तुम्हें अपने जीजाजी से कुछ कहना नहीं था? गु युएना ने हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि उसका चेहरा सुंदर था, जेड की आंखों में एक स्पष्ट दबाव का भाव झलक रहा था। जेड हिचकिचाई, लेकिन अंततः आगे बढ़ी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अपने स्वामी की खातिर उसे अपना वादा निभाना ही था। वह और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी छाती लगभग डैन हिंग से दब गई। उसने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया, अपने होठों को मोहक ढंग से चाटा और एक मदहोश कर देने वाली आह भरी। मुझे बहुत अफसोस है टिल्ड। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 14। एक भोजन से जीत मुफ्त वेब उपन्यास। भोजन से प्रभावित होना। जी बेहद मोहक थी। जब वह अपना आकर्षण करती थी, तो उसके आसपास एक ऐसी उच्चता का मोहक बन जाता था, जिससे हर पुरुष उसे कपड़े उतारकर अपने करीब लाना चाहता था। उसके परस्पर विरोधी इतने भयानक थे कि मानो वे किसी तरह के लोगों को अपनी ओर खींच रहे हों। अपनी कमर मटकाते हुए उसने अपने सुडोल चेस्ट को डैन हिंग की चेस्ट से दबा दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैन हिंग हक्का बक्का रह गया।
उन्होंने कहा कि इस पल से पहले किसी महिला को पूरी तरह से नग्न देखने पर भी वह जरा भी प्रतिक्रिया नहीं देती। साफ साफ कहा तो भले ही कुछ लोगों ने इसे सिद्धांत न कहा, जब उसने पहली बार 7 मार्च को देखा तब भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हिमेको द्वारा उसे पुरुष और महिला के बीच के अंतरों का ध्यान में रखा गया याद दिलाने के बाद ही उसे पता चला कि ऐसी बातें भी कही जाती हैं। लेकिन अब इस बेशर्म महिला जेड ने वास्तव में उसे पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। जू झूकिंग के मूड फड़कने लगे। उसने अपने शिक्षक की पत्नी से पूछा कि वह क्या चाहती थी, क्या गरीब भाई सच में एक सभ्य इंसान है। गुएना की मुस्कान एकदम जाम हो गई थी। आखिर यह बदमाश कर क्या रहा है? जी गू युएना की आवाज़ दबे दांतों के बीच से लगभग दबी हुई तस्वीरें। ओह मुझे माफ़ कर दो टिल्ड जीजाजी, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? जी ने पलकें झपकाते हुए कहा। उनकी आवाज़ में बदलाव था। मैं कभी उदास नहीं था। इसकी कोई बर्बादी नहीं है। डैन हेंग ने जेड को कुछ थप्पड़ से धक्का दिया और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। उसका चेहरा जल रहा था। वह अतीत में फ्रांसीसी समय की तुलना में राक्षसों में कहीं अधिक थका हुआ महसूस कर रही थी। वह अपने दिल की नज़र को शांत करने के लिए पानी के कई बड़े स्वाद लेता है। ये देखकर जी बेहद आकर्षक हो गए। जी तो नजर आ रही थी। ऐसा अनोखा हुआ कि यह बूढ़ा लंपट अंततः अपने आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। अगर वह थोड़ी और कोशिश करता है तो शायद वह अपने मालिक की जगह ले सकता है और इस बूढ़ लंपट के दोष से खुद को मुक्त कर सकता है। जी अपने आत्मा बलिदान से लगभग भावुक होकर रोने लगीं। अपने गुरु के लिए वह स्वयं को बलिदान देने के लिए तैयार था। गू युएना ने अपनी कोमल मुठियां भींच लीं। इस क्षण में वह क्लासिक जी के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। जी चचेरी बहन बैठ जाओ। हम कई साथियों से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। परिवार को ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि प्रेमिका पति किस तरह का इंसान है। दोस्त हैं और बातें करते हैं। जेड ने उत्साहपूर्वक गू युएना को कुर्सी पर बिठाया। फिर उसने जू झूकिंग को बैठने के लिए भी कहा। जू झूकिंग वुड की कठपुतली की तरह आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे बैठ गया। हॉल में केवल 3 कुर्सियां थीं, जिनमें से 2 बाद में जोड़ी गईं। अब जब ट्री को ले जाया जा चुका था तो जी ही बच गया था। गू युएना ने जी को इंटरेक्टेंस से देखा और उनके दिल में एक अनहोनी का डर घर कर गया। जेड ने चारों ओर नज़र घुमाए और फिर अपनी निगाहें डैन हेंग पर टिका दीं। वह अपना मिशन नहीं भूली थी, डैन हेंग को बहकाना, अपने गुरु की जगह लेना और वह सेतु बनना जो डैन हेंग को आत्मा राक्षसों का समर्थन करने के लिए मजबूर करेगा। इसी विचार के साथ वह सीधे डैन हेंग की गोद में बैठ गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैन हेंग स्तब्ध रह गया। उसे यह बात और भी पक्के तौर पर समझ आने लगी थी कि इस छोटी भाभी में किसी तरह की बुद्धि की कमी है। जीजाजी हिलिए मत। आप इंसानों में कोई कहावत नहीं है क्या कि छोटी भाभी आधी अपने जीजाजी की होती है? जेड ने शर्माते हुए खिलखिलाकर हंसते हुए अपनी आंख के कोने से डैन हेंग की ओर देखा। उसे यकीन नहीं था कि अपनी आकर्षक काया से वह उसे पूरी तरह मोहित नहीं कर पाएगी। जी गू युएना ने पूरी ताकत से मेज पर हाथ पटका। टकराना। टेबल पर रखी बर्फ से ढकी बैरीज की प्लेट भी उछल पड़ी। जेड ऐसे कांप रही थी मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने अपना सिर गू युएना की ओर घुमाया तो देखा कि उसका निर्मल दिव्य चेहरा अब क्रोध से विकृत हो गया था। जेड के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वह महज शिकार हो और गू युएना शिकारी हो। सहज भय की एक लहर उस पर हावी हो गई। बहन क्या हुआ? जेड की आवाज़ कांप रही थी। गू युएना का चेहरा एकदम ठंडा था और उसने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह मुड़ी और बेडरूम की ओर चल पड़ी। उसके कदम तेज थे और उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। जेड का दिल बैठ गया। गू युएना को जाते हुए देखकर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे अब सजा मिलने वाली है। भाई जीजाजी, उसने डैन हेंग को दयनीय दृष्टि से देखा। डैन हेंग खड़ा हुआ और बोला, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। जी अंदर आओ। गू युएना की आवाज़ एक बार फिर शांत और स्थिर सुनाई दी। लेकिन उस शांति के नीचे एक भयंकर तूफान मंडरा रहा था। जेड का चेहरा उतर गया। उसके गुरु अचानक ऐसे क्यों हो गए थे? वह अपने मालिक की मदद कर रही थी, है ना? उसने अपनी दयनीय दृष्टि जू झूकिंग की ओर घुमाई, जो अब किसी भी तरह की उम्मीद की किरण के लिए बेताब थी। मैं शिक्षक की मदद करने जा रही हूँ, जू झूकिंग ने जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा। इस समय उसकी शिक्षिका की पत्नी बेहद डरावनी लग रही थी। वह किसी भी कीमत पर इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। मैं जेड रोने ही वाली लग रही थी, लेकिन उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और बेडरूम में चली गई। थप्पड़। कमरे में लयबद्ध और तीक्ष्ण ध्वनियों की एक लहर गूंज उठी। ये पूरे 15 मिनट तक चला। जेड बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।
उसकी बैंगनी पोशाक का सबसे ऊंचा हिस्सा अब बेहद उभरा हुआ, गोल और ऊंचा था। उसकी कमर से कूल्हों तक का घुमाव पहले से भी अधिक तीव्र था। वह सिसकियां निकलीं। हालांकि वह अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके दर्द कम कर सकती थी, लेकिन स्वामी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। वह दर्द सहने में सक्षम थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह 8वें प्रयास में बढ़ने वाली है। जी, मैं तो बस गुरु आपकी मदद करना चाहता था। जी सिसकियां लेने लगी। मुझे चचेरी बहन कहो। गु युएना ने उसे गौर कर देखा। उसे मान्यता दी गई थी, क्या उसे जीजी की मदद की बर्बादी का सामना करना पड़ा था। वह पहले कभी अपने पति के साथ करीब भी नहीं आई थी, और अब इस मूर्ख लड़की को यह अनुभव करने का मौका मिला। जीजी ने असमंजस में पलकें झपकाईं। गुरुजी, मेरा मतलब है, चतुर्भुज भाई, क्या आप हमारे वंश के प्रिय जीजाजी के साथ नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गु युएना का दिल कांप उठाओ। बेशक, ये सिर्फ इसी कारण से नहीं था। वह कई सांझ से एक छोटे से नागपुर में छिपकर डैन हेंग को पका आ रही थी। समय के साथ साथ उनके यशस्वी गहराई मोहब्बत में बदल गए, लेकिन वह किसी भी तरह से जेड के सामने इस बात को स्वीकार नहीं कर सके। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये सच है, लेकिन आपको पास नहीं देना चाहिए, अन्यथा। गु युएना ने अपनी सिकुड़ी में अपने संबंधों में एक स्पष्ट चेतावनी दी थी। हालांकि ड्रैगन देवता का परोपकारी पक्ष विरासत में मिला था, लेकिन उसका परोपकारी का मतलब कमजोरी नहीं था। जेड उनके बिल्कुल तनाव में आ गए, पल भर के लिए उनके प्रिय दर्द पर हावी हो गए। उसने जल्दी से वादा किया, मैं ऐसी तस्वीर नहीं कर सकता। ये सब दी तियान का विचार था। चचेरे भाई, कृपया मुझे क्षमा कर दें। गु युएना ने नाक सिकोड़ी से। इसे आसान समझो, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जेड ने नवीनतम भाव से सिर हिलाया। मैंने यहाँ एक नए काम के लिए एक नया घोड़ा मांगा है। प्रेमिका का काम है जू किंग के मंगेतर को बहकाना और उसके दिमाग पर नियंत्रण रखना। इसके अलावा और भी कुछ अलौकिक है। विस्तार से उसने स्टार लुओ साम्राज्य की ओर से शुरुआत करने का निर्णय लिया था, इसलिए उसे एक एक कदम आगे बढ़ाया गया था। जू किंग से शुरू करके फिर दाई मुंबई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया, और फिर डैन हेंग ने जल्दी से खाना बनाना खत्म कर दिया और 8 लोगों के लिए पर्याप्त खाना तैयार कर लिया। उसे चिंता थी कि जीजी भी गुएना की तरह ज़्यादा खाने वाली हो सकती है, इसलिए वह सावधानी बरतें। वे चारों खाने के लिए बैठे। ठीक है, 3 लोग बैठे, जबकि जीजी खड़ी रही। डैन हेंग ने कहा, यहाँ एक कुर्सी है। उसे क्लासिक डर था कि कहीं वह फिर से अपने भगवान में न गिर जाए। जेड ने अपना सिर तेज से हिलाया। अब उसे सर्जरी से डर लगना था। उनके पिछले हिस्से में इतना पैसा चुकाया गया था कि उस खाते की थाली रखी जा सकती थी। अगर वह बैठ जाता है तो अपने अवशेषों को सामान तक पहुंचा देता है। मुझे खाना पसंद है, वैसे भी मैं ज़्यादा खा नहीं सकता। जेड ने जहाज से जहाज का एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही उस स्वादिष्ट स्वाद का उसके मुंह में विस्फोट हुआ, उसकी आंखें चमक उठीं। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 15। क्या योजना है? मुफ्त वेब उपन्यास क्या योजना है? एक जंगली युवा ड्रैगन के रूप में जेड को हमेशा अपने ड्रैगन वंश पर गर्व था और उसने मनुष्यों के साथ बहुत कम मेलजोल रखा था। मानव निर्मित भोजन खाना तो दूर की बात थी। वह ज़्यादातर कच्चे मांस और खून पर ही जीवित रही थी। अब पहली बार वह इंसानों द्वारा पकाए गए भोजन का स्वाद चख रही थी, और वह भी डैन हेंग द्वारा बनाया गया भोजन। उसने अपने मुंह में मौजूद खाने की ओर इशारा किया, अपने हाथों को इधर उधर हिलाया और अस्पष्ट आवाजें निकालीं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। पास में बैठी जू किंग चुपचाप थोड़ा और दूर खिसक गई। उसके मालिक का चचेरा भाई सचमुच अजीब था, बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं था। जेड की ओर देखते हुए गु युएना के माथे में झंझनाहट हुई और उसने ठंडे लहजे में कहा, अजीब अजीब चेहरे बनाना बंद करो। जिजी ने तुरंत खाना बंद कर दिया, मुंह में मौजूद भोजन को निगल लिया और चमकती आंखों से डैन हेंग की ओर देखा। ये तो कमाल है। यह क्या है? मैंने इससे पहले कभी इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया। जेड की ओर देखते हुए डैन हेंग थोड़ा हैरान हुआ। वह जानता था कि वह एक ड्रैगन है, इंसान नहीं। क्या इस दुनिया के ड्रैगन सचमुच इतनी दयनीय स्थिति में रह रहे होंगे? साधारण भोजन को इतना स्वादिष्ट पाना। अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा और ले लीजिए। डैन हेंग ने सिर हिलाया। जीजा जी, आप तो बहुत ही शानदार इंसान हैं, जेड ने जोर से कहा। इस क्षण उसने अपने मन में एक निर्णय लिया, कम से कम आज के लिए वह डैन हेंग को एक विकृत बुरा आदमी कहना बंद कर देगी। सिर्फ इस स्वादिष्ट भोजन के लिए। दी तियान का क्या मिशन है? क्या यह इस दावत से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? जेड की निगाहें व्यंजनों पर टिकी हुई थी। उसकी चॉपस्टिक्स गु युएना से भी तेज चल रही थी। उसके छोटे छोटे गुलाबी होंठ मुश्किल से बंद हो रहे थे, क्योंकि वह भोजन को ऐसे चट कर रही थी जैसे कोई तूफान युद्ध के मैदान में कहर बरपा रहा हो। गु युएना ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसका अधीनस्थ इतना अनुशासनहीन कैसे हो सकता है?
उसने जेड को दाइमोबाई को पकड़ने के लिए भेजा था, फिर भी वह खुद अपने घर में बैठी थी और भोजन के लिए उससे प्रतिस्पर्धा कर रही थी। जैसे ही गु युएना ने चिकन का एक टुकड़ा उठाने के लिए अपनी चॉपस्टिक से हाथ बढ़ाया, जेड ने उसे पहले ही छीन लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गु युएना ने अपनी आंखें सिकोड़कर जेड की ओर देखा। जेड का छोटा सा मुंह तेल से चमक रहा था, उसका आकर्षक चेहरा गिलहरी की तरह फूला हुआ था, जिससे उसका स्वाभाविक आकर्षण कम हो गया था और वह देखने में काफी हास्यास्पद लग रही थी। जिजी, तमीज से पेश आओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, गु युएना ने उसे हल्के से याद दिलाया। जेड ने अपने होंठ चाटे, चॉपस्टिक को दांतों से दबाया और मासूमियत भरे भाव से गु युएना की ओर देखा। गु युएना ने गंभीरता से कहा, जब खाना खाओ तो ठीक से खाओ। क्या इसे खाना कहते भी हो? तुम तो सब कुछ चट कर जाते हो, बाकी सबके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। डैन हिंग शांति से गु युएना को देख रहा था। जेड के आने से पहले गु युएना ने बड़े सलीके से खाना खाया था, लेकिन उसकी खाने की गति जेड से कम नहीं थी। गु युएना ने ऊपर देखा और उसकी निगाहें डैन हिंग से मिलीं। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी छा गई, मानो उसने अनुमान लगा लिया हो कि डैन हिंग क्या सोच रहा है। प्रिय पतिदेव, मैं जेड को बस शिक्षित कर रही हूँ। उसे एक दिन शादी करनी ही होगी, वह इतनी असभ्य नहीं रह सकती। थोड़ा संभल कर चलें, अधिक शालीनता से पेश आएं। जिजी ने गु युएना को दया भरी निगाहों से देखा। धीरे खाए, फिर उसे खाना खत्म करने में कितना समय लगेगा? अगर भगवान यहाँ न होते तो वह सारा खाना एक ही बार में अपने मुंह में डाल लेती। वह विकृत बूढ़ा आदमी अन्य मामलों में भले ही बेकार हो, लेकिन खाना बनाने में उसका कौशल बिल्कुल अद्भुत था। उसने तो यहाँ तक विचार किया था कि वह एक खूंखार ड्रैगन बन जाए और उसे अगवा कर ले ताकि वह हमेशा के लिए उसके लिए खाना बनाए। लेकिन जाहिर है, वह ये भी जानती थी कि डैन हिंग शायद उसके स्वामी से भी ज्यादा शक्तिशाली था। एक नन्ही ड्रैगन होने के नाते वह उसका सामना नहीं कर सकती थी। इसी बीच जू जूकिंग ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा और चुपचाप अपना सादा चावल खाती रही। कमजोर, दयनीय और असहाय, उन चारों ने अधिक व्यवस्थित तरीके से अपना भोजन जारी रखा, जिसमें गु युएना ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। फिर भी उन चारों में से वही एक ऐसी थी जो सबसे ज्यादा बार चॉपस्टिक का इस्तेमाल कर रही थी। जेड ने डैन हिंग को घूरते हुए गु युएना की तरह ही खाना उठा लिया। भगवान ने शायद उसे फटकारा होगा, लेकिन वह भगवान से नाराज नहीं थी। ये सब डैन हिंग की गलती थी। ये हमेशा उसी की गलती थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डैन हिंग ने मेज से उठने से पहले बस थोड़ा सा ही खाया। जेड द्वारा इतनी तीव्र और आक्रोश भरी निगाहों से देखे जाने से वह असहज महसूस कर रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि जेड मानसिक रूप से स्थिर नहीं था। मानसिक समस्याओं से ग्रस्त किसी व्यक्ति से व्यवहार करते समय उसे अधिक धैर्यवान होना चाहिए और उनके स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। शाम, जेड को जू जूकिंग के साथ एक ही कमरे में सोने के लिए कहा गया था। डैन हिंग इस परेशानी पैदा करने वाली भाभी के साथ जरूरत से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था। उसके साथ संबंध बनाने से निस्संदेह उसका शांतिपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, और वह भी रेंज जितनी ही जिद्दी साबित हो सकती है। अपने कमरे में लौटकर डैन हिंग ने खिड़की के पास वाली मेज पर एक किताब रखी देखी। कवर पर लिखा था 3 वर्षीय योजना। क्या योजना है? डैन हिंग ने थोड़ा चौंकते हुए बुदबुदाया। तभी उसके पीछे से एक हल्की सी खुशबू आई। गु युएना दौड़कर आए और झटपट मेज से किताब उठा ली। उसने पीछे मुड़कर उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। ये तो मैंने बस मजे के लिए लिखा था। गु युएना ने अपराधबोध से भरी अंतरात्मा के साथ बात की। उसे पक्का पता था कि डैन हिंग शांति और सुकून पसंद करने वाला इंसान था। अगर उसे पता चल जाता कि उसकी कोई बड़ी योजना है तो वह उससे सावधान हो सकता था, जो कि बहुत बुरा नतीजा होता। गु युएना बिस्तर पर चढ़ गई और चादर के नीचे घुस गई, जिससे केवल उसका खूबसूरत चेहरा ही दिखाई दे रहा था, और वह उम्मीद भरी निगाहों से डैन हिंग को देख रही थी। आज जीजी की हरकतों से वह काफ़ी नाराज हो गई थी। साथ ही उन्होंने उसे ये भी याद दिलाया कि उसके पति के साथ उसका रिश्ता अभी भी बहुत दूर का है। हालांकि उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुश्किल से ही कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए उसे इस स्थिति को बदलने और उनके रिश्ते को और गहरा करने के लिए कदम उठाने की जरूरत थी। डैन हिंग ने उलझन भरी निगाहों से गु युएना को देखा। उसके सुंदर कोमल चेहरे से उसे कुछ आभास हुआ। आप? गु युएना ने पलकें झपकाते हुए कहा, पतिदेव, हमारी शादी के बाद से हमने रात में कोई बातचीत नहीं की है ना? चूंकि आज मेरी चचेरी बहन आई थी, इसलिए मैं तुमसे और बात करना चाहती हूँ। हमारे बीच अभी भी कुछ अपरिचितता है और मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के करीब आएं। बोलते समय गु युएना ने एक शर्मीली मुस्कान दी, हालांकि उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डैन हिंग कुछ पल चुप रहा, फिर बिस्तर पर लेट गया, उसकी तरफ पीट करके सिर हिलाया। काफी देर हो गई है, मैं ज्यादा देर तक जागता नहीं हूँ। शुभ रात्रि।
उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गु युएना ने देखा कि डैन हेंग उससे मुंह मोड़कर चला गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें शांत और स्थिर हो गईं, वह सो चुका था। की तेजी, उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को हल्का सा धक्का दिया। जाग जाओ पतिदेव, जाग जाओ। चलो झूकिंग के बारे में बात करते हैं। जब वह 30वें रैंक पर पहुंच जाए तो मुझे उसे सिखाने दो। डैन हेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। गु युएना ने हताशा में अपने गाल फुला लिए, अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं और उसे सिर पर भूसा मारने के लिए उतावली हो रही थी। उसने 2 बार हाथ उठाया लेकिन अंततः ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसके बजाय उसने हल्की सी आह भरी। बुरा पति। इसी बीच आंगन से कुछ ही दूरी पर शहर की दीवारों के ऊपर दितियान उनकी दिशा में टकटकी लगाए खड़ा था। घर की बत्तियां बुझते देख उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। क्या ज़ेड प्रभु के कुछ बोझ को कम करने में सफल रहा? दितियान ने धीरे से आह भरी। इस समय उसे केवल निराशा ही महसूस हो रही थी। वह अभी भी उतना मजबूत नहीं था, अन्यथा उसे डैन हेंग की चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तारों की चकाचौंध भरी रोशनी में दितियान चुपचाप चिंतन में खड़ी थी, सोच रही थी। दानहेंग कितना शक्तिशाली था कि प्रभु ने उसके लिए ऐसा बलिदान दिया। डॉलुओ, दानहेंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 16। झू झूकिंग ने रैंक 30 में सफलता हासिल की। मुफ्त वेब उपन्यास। झू झूकिंग ने सफलता की उपलब्धि में 30वीं रैंक हासिल की। अगले दिन जीजी चले गए। शहर के बाहर उसकी मुलाकात दितियान से हुई। दितियान ने जल्दी से पूछा, जीजी कैसा लग रहा है? जीजी ने पलकें झपकाईं, छोटे शहर की ओर एक नज़र और सहज रूप से जवाब दिया, खाना शैली बहुत अच्छी थी। तुमने क्या कहा? दितियान ने सितारा से अपनी तरफ देखा। जीजी ने अचानक से अपना हिलाया सिर उन स्वादिष्ट व्यंजनों के बचे हुए विचारों को दूर कर दिया। खाना बनाने में वह बुरा आकृति वाला व्यक्ति विशेष भी कुशल क्यों न हो, वह इतनी आसानी से बहकावे में नहीं आने वाली थी। उसने अपने सीधे चेहरे और गंभीर भाव लिए, वह नहीं चाहती थी कि दितियान की शर्मनाक गलती दिखे। वह विचित्र बुरा आदमी बहुत चालाक है। वह मेरे जाल में फंसा नहीं है और भगवान नहीं चाहते कि हम यात्रा करें। उन्होंने मुझे इस संदेश में यह भी कहा है कि आप कोई अजनबी कदम नहीं रखते। ज़ेड के लॉन्डों में छोटी छोटी मोमबत्तियां चमकती रहीं। ये सब दितियान के विवेक के कारण हुआ कि अंततः उसे भगवान द्वारा भर दिया गया। उसे पूरी रात पेट के बल सोना खिलाया। छोटे से बच्चे से बाहर आश्रम के बाद ही उसने अपनी पीठ के दर्द को ठीक करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करने का साहस किया। दितियान चुप हो गई, उसकी भावनाएं जटिल हो गईं। प्रभु ने आत्मा के दैत्य के पुनरुद्धार के लिए बहुत अधिक बलिदान दिया था। वह उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे बुरी खबर सुनने का डर था, खासकर तब जब उसने इसे ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। ज़ेड मन ही मनती रही, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वो अलग अलग बुरे आदमी में असल में बुरा नहीं है। जिस तरह से वो मेरी राय है, जिसमें कोई दृश्य भावना नहीं है। और सच कहूं तो उसका खाना बहुत अच्छा है। दितियान ने उसे भारी नज़रों से देखकर संदेह किया। ज़ेड ने स्ट्रेंज सी स्ट्रेंथ को चाटा और खुद को एक बार फिर उन जायकेदार क्लासिकल की यादों में खोया पाया। लेकिन जाने से पहले मैंने उसे एक कठिन सबक सिखाया था। अगर वह भगवान को धमाके की धमकी देता है तो मैं उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगी। ज़ेड ने अत्यंत गौरवान्वित भाव से अपनी सुंदर टुटी को ऊपर उठाया। दितियान ने छोटी सी बात कहते हुए कहा, तुमने उसे सबक कैसे सिखाया? उसकी छाती में एक अजीब सा छोटा बच्चा पैदा हो गया। छोटे बच्चे के अंदर डैन हेंग ने किचन की ओर से, जहां उनके दोस्तों की साड़ी सामरियां और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, और उनके छोटे दोस्तों से फड़कते हुए देखा। उनके साथ खरीदारी कैसे हुई? उनके परिवार से पहले इतनी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, और अब ये सब। गु युएना कमरे में खाली रसोई पर एक नज़र और कहीं जाम हो गया। उसकी दोस्ती की नसें तंचली गई। उसने अपना मुंह काटा। वो नामांकन कहीं का। उसके पास सामान्य कर्मचारी कैसे हो सकते हैं? क्या आर्किटेक्चर जाने से पहले खाना चुराया गया था? गु युएना को इतनी शर्म आ रही थी कि वह अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रही थी। उन्होंने मजबूत मूंछ के साथ कहा, पतिदेव, जीजी शायद मजाक कर रही थी। उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैं और सामान हूँ। डैन हेंग ने हल्के से सिर हिलाया। ज़ेड के सोचने के विचित्र तरीके को देखते हुए उसे अब आश्चर्य भी नहीं होता था। डैन हेंग का जीवन जल्द ही सामान्य हो गया। अब उन्हें झू झूकिंग के प्रशिक्षण की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केवल काम के बाद कभी कभार मार्गदर्शन देना होता था। और इस तरह उनका जीवन अपनी सरल लय में लौट आया। 1 महीना शांतिपूर्वक बीत गया। एक सुबह डैन हेंग नाश्ता बनाने के लिए जल्दी उठ गया। हालांकि इसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री गायब थी। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। आमतौर पर झू झूकिंग पहले ही उठकर अभ्यास कर रही होती और उसके लिए सब कुछ सोच समझकर तैयार कर चुकी होती। आज का दिन असामान्य था।
बैठक कक्ष से गुजरते समय उसने आत्मा की शक्ति के जो सूक्ष्म उतार चढ़ाव महसूस किए थे उन्हें याद करते हुए उसे एहसास हुआ, क्या वह सफलता हासिल करने वाली है? बात समझ में आ गई। 6 महीने पहले ही जू झूकिंग 29वीं रैंक पर पहुंच चुकी थी। उनकी लगन को देखते हुए अब सफलता हासिल करना उम्मीद से थोड़ा जल्दी था, लेकिन पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं था। नाश्ता तैयार करने के बाद गु युएना अचानक पास आए और दलिया और अन्य व्यंजनों से भरी ट्रे खुद उठा ली। उसने कोमल मुस्कान के साथ सुगंध का आनंद लिया। उसकी चमकदार आंखें गहरी भावनाओं के साथ डैन हेंग को निहार रही थीं। पतिदेव, झूकिंग सफलता के शिखर पर पहुंचने ही वाली है। आपने महज 1 महीने में उसकी 3 रैंक ऊपर चढ़ने में मदद की। आप वाकई कमाल के हैं। गु युएना ने गंभीरता से बात की। शुरू में उसका इरादा डैन हेंग के साथ इस बात की प्रतिस्पर्धा करने का था कि कौन बेहतर पढ़ा सकता है, लेकिन अपनी सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद वह वही परिणाम प्राप्त नहीं कर सकी। डैन हेंग ने सहजता से शिक्षण कार्य संभाला और असाधारण परिणाम प्राप्त किए। भले ही वह इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी न रहे हों, लेकिन वह निश्चित रूप से महानतम खिलाड़ियों में से एक थे। हालांकि उसने डैन हेंग से उसकी बुद्धिमत्ता के कारण शादी नहीं की थी, फिर भी उसकी प्रतिभा को देखकर उसका दिल खुशी से भर गया था। लेकिन डैन हेंग उदासीन बना रहा। वह गु युएना के साथ बाहर चला गया और बोला, उसने कड़ी मेहनत की, यही सफलता की कुंजी थी। गु युएना धीरे से मुस्कुराए। पतिदेव, अत्यधिक विनम्रता आपको बेईमान दिखाती है। अगर आप झूकिंग से पूछेंगे तो वह इसे केवल कड़ी मेहनत का नतीजा बताने की हिम्मत नहीं करेगी। एक महान शिक्षक महान छात्र बनाता है। अगर उसने प्रशिक्षण का गलत तरीका चुना होता तो जू झूकिंग के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। डैन हेंग के मार्गदर्शन के बिना जू झूकिंग चाहे कितनी भी मेहनत करती, वह इतनी जल्दी इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाती। पतिदेव, हमने पहले एक शर्त लगाई थी, याद है? ये देखने के लिए कि कौन बेहतर पढ़ा सकता है। मैं हार मानती हूँ। चलो शर्त बदल देते हैं। उसने उसका रास्ता रोक दिया और गंभीर भाव से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। अगर मैं झूकिंग को 1 महीने में 3 और रैंक ऊपर चढ़ने में मदद कर सकूं, तो आपको मेरी एक छोटी सी विनती माननी होगी। डैन हेंग ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और फिर सिर हिलाया। आप सबसे अच्छे हैं, पतिदेव। गु युएना खिलखिलाकर हंस पड़ी और घर में प्रवेश करते हुए उसने अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। वह अपने मन ही मन में अपनी प्रगतिशील कार्ययोजना बना रही थी। आखिरकार उसका लक्ष्य डोलुओ महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं था। इसका मकसद अपने पति को वह लक्ष्य हासिल करने में मदद करना था। घर के अंदर जू झूकिंग ने अभी अभी फिल्मांकन निकाला था। गु युएना को ट्रेले जाते देख वह जल्दी से आगे बढ़कर उसे दौड़ने के लिए ले गई। शिक्षक जी, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। आज मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं अभी अभी इस दौर से गुजर रहा हूँ। जब वह बोल रही थी तो उससे अलग कृतज्ञता से सबसे पहले डैन हेंग को टिकट दिया गया। इस सब ने अनिजाइना को पद से हटा दिया था कि उसने यह उपलब्धि हासिल की थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था 1 महीने में पूरे 3 रैंक ऊपर चढ़ना। वह खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस करता था। स्टार लुओ साम्राज्य से भागकर यहाँ आना उसने अब तक का सबसे अच्छा निर्णय लिया था। यदि उसके पिता या बहन को उसकी प्रगति के बारे में पता चले तो वे निश्चित रूप से चमत्कारिक हो जाएंगे। डैन हेंग ने उन्हें बस सिर हिलाकर जवाब दिया, अच्छा काम। रिलीज प्रदर्शन। फिर वह चमत्कारिक माने जाने वाली वेबसाइट पर गया। इस घटना से उसे बिल्कुल भी खतरा नहीं हुआ। गु युएना ने जू झूकिंग का हाथ पकड़ा और कहा, झूकिंग, निम्नलिखित 3 रैंकों के लिए आप मेरे साथ प्रशिक्षण लोगी। सबसे पहले हम स्टार 2-1 में आत्मा की खोज में जाएंगे। वहाँ मेरी एक छात्रा है जिसका नाम दी तियान है। वह काफ़ी शक्तिशाली है और सबसे अच्छी आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने में मदद कर सकती है। जू झूकिंग ने एक बार फिर से साझेदारी की। जहां तक गु युएना के कथित रिश्तेदार दी तियान की बात है, डैन हेंग ने खुद को इससे बेपरवाह रखा। हालांकि उसने कभी कभी अपनी पत्नी की असली पहचान की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसने बताया था कि वह एक साधारण महिला से कहीं अधिक थी। वह जू झूकिंग को आत्मा की अंगूठी की खोज के लिए ले जा रही थी, इसलिए कोई खतरा नहीं था। उन्होंने जू झूकिंग को बस 2 उल्लेखित किया, आयु सीमा और आत्मा के प्रकार का जीव। हालांकि उस समय गु युएना अप्रभावित निर्माता थी, लेकिन उसे पता है कि उसने फिर भी अपना योगदान दिया। यदि वे अपना स्टॉक रखते हैं तो जू झूकिंग को एक छोटा सा आश्चर्य होता है। उन दोनों के चले जाने के बाद डैन हेंग को आखिरकार अकेले में कुछ स्वादिष्ट दिन का मौका मिला। लेकिन पहले ही दिन उनके घर एक मेहमान आया। अध्याय समाप्त। डोलुओ दानहीन सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 17। एक छात्र के माता पिता की अवहेलना। मुफ्त वेब उपन्यास। छात्र के अभिभावक की ओर से तिरस्कार। एक अकेले अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके बाल छोटे और काले थे। वह आलीशान पोशाक पहने हुए थी और उसकी उपस्थिति थी। वह एक कमरे में अकेले शराब पी रही थी, इस बात की जरा भी परवाह किए बिना कि यह किसी और का घर है। जब डैन हेंग अंदर आया और उसे देखा तो वह थोड़ा सा न रहे से कुढ़े।
यह आदमी काफी असभ्य और भव्य था। हालांकि सारकार्च वाली आहा जू जूकिंग की आहा से काफी प्रासंगिकता जुलती थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे दोनों एक ही मार्शल आत्मा को साझा करते थे। अधोलोक की आत्मा बिल्ली स्टार लुओ का हाउस जू। तो क्या जू जूकिंग का परिवार उसे आमंत्रित करने आया था? डैन हेंग ने तुरंत अपने आने का मकसद समझा। अगर उस आदमी का इरादा जू जूकिंग को अपने साथ ले जाने का था तो उसमें कोई बेवकूफ़ी नहीं थी। स्टार लुओ साम्राज्य के राजकुमार की मंगेतर होने के नाते वह सत्ता के भंवर में फंसी हुई थी, मुसीबतों का जीता जागता रूप। वह देर तक वहां रहता है, यह इतना ही निश्चित होता है कि बात उसका एशियाई जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। श्रीमान दान हेंग, आप जूकिंग के शिक्षक होंगे। मैं उनका पिता हूँ। प्रिंस जू ने लाइट सी रेस्टोरेंट हवेली। उनका व्यवहार सहज था। लुओ साम्राज्य के सर्वोच्च कुलीनों में से एक होने के नाते उनके करीबी दुनिया के अधिकांश लोगों को निंदा का इशारा का पूरा कारण था। हालांकि उनके अनुयायियों ने डैन हेंग को रहस्यमयी ज्वालामुखी के बारे में रिपोर्ट दी थी, लेकिन उन्होंने उन अतिरंजित दस्तावेजों पर विश्वास नहीं किया। डैन हेंग ने अपनी आत्मा की अंगूठियों के रंग और आभा को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार के भ्रम का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अंगूठियों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सका। डैन हेंग की वास्तविक साधना की संभावना केवल आत्मा सम्राट स्तर की ही थी। डैन हेंग ने उद्यम से सिर हिलाया। ऐसा कहा जा सकता है, वह यहाँ मुझसे सीख रही है। वे प्रिंस जू के सामने बैठे। प्रिंस जू के हाथ में शराब का प्याला देखकर उन्होंने अपनी बात कही। ये बेहतरीन ढंग से बनाया गया कांच का प्याला स्पष्ट रूप से उनके सामान्य से फार्म हाउस के लिए उपयुक्त नहीं था। प्रिंस जू ने दान हेंग के साथियों को भांप लिया, अपने हाथ में पकड़ा प्याले पर एक नज़र डाली और मुस्कुराए। मुझे यहाँ शराब पीने की आदत नहीं है और ये तुम्हारे घर है, इसलिए मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं छूना चाहता था जो मेरी न हो। मैं इसलिए अंदर जा सका क्योंकि दरवाज़ा बंद नहीं था, लेकिन मैंने अंदर किसी चीज़ को नहीं छेड़ा है। प्रिंस जू ने चुनी से बात की, और असल में वह झूठ बोल नहीं रही थी। अपनी जांच के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि डैन हेंग केवल एक महत्वाकांक्षी आत्मा सम्राट नहीं थे। उससे और अधिक बातचीत करने का कोई कारण नहीं था, उसे बस अपनी बेटी को वापस लाना था। डैन हेंग ने गुनगुनाया में सहमति व्यक्त की। प्रिंस जू के प्रति उनकी स्थिरता थोड़ी कम हो गई। आप यहाँ किस लिए आए हैं? डैन हेंग ने सीधे सीधे पूछा। राजकुमार जू एक पल के लिए चुप हो गए, मानो अपने शब्दों पर विचार कर रहे हों। कुछ सेकंड बाद वे मुस्कुराए और बोले, श्रीमान दान हेंग, जू किंग के साथ पिछले कुछ दिन बिताने के बाद आपको उसकी स्थिति का कुछ अंदाजा तो हो ही गया होगा। वह बहुत ही मेहनती बच्ची है। freewebnovel.com। डैन हेंग ने सिर हिलाया। हालांकि जू जूकिंग की प्रतिभा और समझ औसत दर्जे की थी, लेकिन उसकी लगन ने उन्हें सचमुच प्रभावित किया था। वह इतनी कड़ी मेहनत इसलिए करती है क्योंकि वह अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहती है, लेकिन यहाँ रहकर उसे वह नहीं मिल पाएगा जिसकी उसे वास्तव में ज़रूरत है। उसे कुछ अनावश्यक आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार वह अभी भी एक युवा लड़की है। राजकुमार जू ने नरमी से बात की। जब उन्होंने जू जूकिंग का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। ये सच है। डैन हेंग सहमत हुए। राजकुमार जू की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्हें खुशी थी कि डैन हेंग इतना सहयोग कर रहा था, इसलिए मैं उसे वहीं वापस ले जाना चाहता हूं जहां वह होनी चाहिए। उसे यहाँ रखना उसकी क्षमता का सरासर दुरुपयोग है। बेशक श्रीमान डैन हेंग, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं है, बस हमारी परिस्थितियां कुछ अलग हैं। अपनी बात पर जोर देने के लिए राजकुमार जू ने अपनी आत्मा की अंगूठियां छोड़ दीं। उसके नीचे से 7 छल्ले उठे, पीले पीले, बैंगनी बैंगनी, काले काले काले। यही इष्टतम विन्यास था। उसका इरादा स्पष्ट था। जू जूकिंग को केवल एक आत्मा सम्राट के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। अगर वह परिवार के साथ रहती तो उसे कहीं बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण प्राप्त होता। इतना ही नहीं, डैन हेंग के घर में तो नकली प्रशिक्षण मैदान भी नहीं था। डैन हेंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमार जू खड़े हो गए। उनके हावभाव में स्वाभाविक श्रेष्ठता झलक रही थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अच्छा, आपकी अनुमति मिल गई है, इसलिए मुझे राहत मिली है। अगर आप जू परिवार में शामिल होने के लिए तैयार हैं। डैन हेंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाकर इनकार कर दिया। जू परिवार में शामिल होना, इससे तो वह अपने ऊपर ही मुसीबत मोल लेगा। राजकुमार जू ने हल्की सी मुस्कान दी। जू परिवार को आत्मा सम्राट की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपनी असली पहचान भी प्रकट नहीं की थी क्योंकि उनकी दृष्टि में दान हेंग विचार करने योग्य नहीं थे। शुरू से अंत तक उसका एकमात्र लक्ष्य डैन हेंग के साथ किसी भी तरह के और अधिक संबंध बनाए बिना जू जूकिंग को वहां से ले जाना था। तो फिर मेरी बेटी कहाँ है? राजकुमार जू दरवाजे तक गए और आखिरी सवाल पूछा। डैन हेंग ने जवाब दिया, वह स्टार डो 1 गई है। वह कुछ दिनों में लौट आएगी। राजकुमार जू ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की और फिर बाहर चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर उसने दरवाजा बंद करने की जहमत नहीं उठाई।
इसके बजाय उसने एक रुमाल निकाला और अपने हाथ पोंछे और तिरस्कार के हल्के भाव से चारों ओर देखा। उनकी सबसे छोटी बेटी वाकई लापरवाह थी। दाई मुबाई से मिलने के बजाय उसने यहाँ 1 महीना बर्बाद कर दिया था। जब वह उसे ढूंढ लेगा तो वह निश्चित रूप से उसे फटकार लगाएगा। डैन हेंग ने देखा कि राजकुमार जू जिस आसन पर बैठे थे उसे लगभग चमकाकर बिल्कुल नया जैसा बना दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि राजकुमार जू का उनके साधारण निवास में रहना वास्तव में एक बोझ था। उम्मीद है वह जू जूक्विन को ले जाएगा, डैन हेंग ने उदासीनता से सोचा। प्रांगण से निकलने के बाद राजकुमार जू शहर के सबसे प्रतिष्ठित सराय में पहुंचे। वहां उन्होंने काले वस्त्र पहने अपने कुछ अधीनस्थों को इकट्ठा किया। उनका पहले वाला शालीन और संयमित व्यवहार गायब हो गया, उसकी जगह ठंडेपन और कठोरता ने ले ली। आप इसे कैसे संभाल रहे हैं? एक मामूली आत्मा सम्राट ने आपको डरा दिया। क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि आप स्टार लुओ साम्राज्य के एक कुलीन व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति का खुलासा करें? क्या वह सचमुच आपको चुनौती देने की हिम्मत करेगा? आपने जूकिंग को यहाँ पूरा 1 महीना बर्बाद करने दिया है, क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? राजकुमार जू उस छोटे से देहाती आंगन के बारे में सोचते सोचते और भी ज्यादा चिढ़ने लगे। जू जूकिंग ऐसी जगह पर रहना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? काले वस्त्र पहने सभी पुरुष मौन में सिर झुकाए खड़े थे, किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। राजकुमार जू ने ठंडी सांस ली और उन्हें ये पता लगाने का आदेश दिया कि गु युएना और जू जूकिंग कब लौटेंगी। स्टार डो 1 के बाहरी इलाके में गु युएना जू जूकिंग को जंगल के अंदरूनी हिस्से में नहीं ले गई थी। इसके बजाय वे किनारे के पास एक खुले मैदान में इंतजार कर रहे थे, जहां उनकी गाड़ी भी पास ही खड़ी थी। उनमें से किसी ने भी रात भर रुकने के लिए कोई सामान तैयार नहीं किया था। जू जूकिंग ने गु युएना को इस बात की याद दिलाई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज करते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम आज रात यहीं बिताएंगे? मैं नहीं चाहती, मैं आज रात घर जाना चाहती हूँ, मुझे अभी से तुम्हारी टीचर की याद आ रही है। गु युएना ने डैन हेन के प्रति अपने स्नेह को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। जू जूकिंग उसकी तरफ से शर्मा गई। हालांकि विशाल स्टार डो 1 में असली चुनौती केवल आत्मा राक्षसों का शिकार करना या अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं थी, बल्कि सबसे पहले एक उपयुक्त आत्मा राक्षस को ढूंढना था। कुछ ही देर में जंगल की गहराई से पत्तों की सरसराहट की आवाज गूंजने लगी। जू जूकिंग जानती थी कि ये किसी चीज के बहुत तेज गति से चलने की आवाज थी, जो पत्तियों और घास को धकेलती हुई आगे बढ़ रही थी। अगले ही पल, इससे पहले कि वह गु युएना को सावधान होने की चेतावनी दे पाती, अचानक जंगल से एक काली आकृति बाहर निकल आई। वह एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्ति था जिसके बाल काले थे और उससे एक दबंग आभा निकल रही थी। उसके दोनों हाथों में एक एक मरता हुआ शैडो लिंक्स था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। दूर से भी जू जूकिंग उसके भीतर की अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। जूकिंग, ये वही छोटा भाई है जिसका मैंने जिक्र किया था, दीतियान। अब जाओ और अपने गुरु के निर्देशों के अनुसार उन 2000 साल पुराने आत्मा राक्षसों को मार डालो। मैं देखना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा वो सच है या नहीं। गु युएना अब भी संशय में थी। डैन हेम का सुझाव उसे बहुत ही अटपटा लग रहा था। दीतियान ने बुदबुदाते हुए कहा, इसका कोई पूर्व उदाहरण नहीं है, ये बेतुका है, आपको ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। गु युएना ने तुरंत उसकी बात काट दी। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 18। क्या मैं अपने पति को नीचा दिखा रही हूँ? मुफ्त वेब उपन्यास। क्या मैं अपने पति को नीचा समझती हूँ? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दीतियान ने गु युएना की ओर से आश्चर्य देखा, उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या उसे बोलने की अनुमति नहीं थी? उसे किस शक्तिशाली व्यक्ति का डर था? उसने इसका जिक्र किया था, उसे पता चल जाएगा। उसने गुएना को संदेह का लाभ दिया और मन ने यही कारण लिया। हालांकि गुएना ने दीतियान को अंतिम कर दिया और इसके बजाय जू जूकिंग की ओर एक नज़र डाली। जू जूकिंग अभी भी रेस्तरां में थी। वह अपनी शिक्षिका की पत्नी के बारे में अत्यंत उत्सुक थी। अभी अभी गुएना ने एक तीक्ष्णता और इब्राहिम आहा लागली थी, ये बहुत ही आकर्षक लड़की थी। वास्तव में आने पर जू जूकिंग तेजी से आगे बढ़ी और दीतियान के सामने खड़ी हो गई। दीतियान ने दोनों शैडो लिंक्स को एसेट करने के बाद उन्हें ग्राउंड पर दिया और जोड़ा। इन दोनों शैडो लिंक्स ने लगभग 3000 साल तक साधना की है। दोनों शैडो लिंक्स लगभग एक जैसी हैं और दोनों नर हैं। जू जूकिंग ने तेजी से नीचे बढ़ते हुए अपने पंजों को तेज धार वाले ब्लेड की तरह फैलाया और दोनों छायांकन लिंक को काट दिया। तुरंत ही संगीत से 2 रंगीन रंगों की आत्मा के स्वर उठे। गुएना ने कहा, अब मेरे पति के बारे में चिंता मत करो। हालांकि मुझे संदेह है कि उनका पारंपरिक प्रवेश होगा, लेकिन यहाँ से होने वाले खतरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जू जूकिंग ने हिलाया और गु युएना की ओर से पूरी नजरें देखीं। फिर
वह दो शैडो लिंक्स के आइस्ट के बीच पालथी एबमिट में बैठा और अपने मार्शल सोल ने डेविल स्पिरिट कैट को खोजा। जैसे ही उसका मार्शल सोल प्रकट हुआ, दोनों सोल रिंग एक साथ उसकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। दोनों अंगूठियां एक ही समय में उनके शरीर में प्रवेश कर गईं। शुरू में पहली रिंग बीच में ही अटक गई, लेकिन फिर दूसरी बार भी अंदर चली गई और वे जुड़ गए। जू जूकिंग ने उस विधि का उपयोग कर रही थी जो डैन हेंग ने उसे सिखाया था, आत्मा की अंगूठी की आयु को सुरक्षित रूप से बढ़ाने का एक परिष्कृत तरीका। कुछ ही सेकंड बाद उनकी नीचे दो पीले रंग की आत्मा की रचनाएं दिखाई देती हैं। कुछ क्षणों के युद्ध के बाद दो अंगूठियों के विलय से एक नई चट्टानी आत्मा की अंगूठी ऊपर उभरी। इसका रंग गहरा था। डीटियान ने ये सब देखकर अचंभित भाव से कहा, ये क्लासिक काम किया गया। एक साथ दो आत्मा के छल्लों को कभी समेटना, मैं तो ऐसी बात नहीं करता। गु युएना ने अपनी इनसाइट सिकोड़ ली। उसने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा था। प्रकृति के प्रतिनिधि ने उसे जू जूकिंग के अनुभव से हर चीज को समझने में सक्षम बनाया। जू जूकिंग ने अपने काफी प्रयास से एक असाधारण उपलब्धि हासिल की थी, जिसे इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं किया जा सका था। जैसे जैसे दोनों आत्मा के स्वर अधिक स्थिर हो गए, वे पूरी तरह से अलग हो गए। यहाँ तक कि गु युएना भी एक दोस्त के लिए डर गया। 1.5 मिनट बाद एक विशाल सी गुनगुनाहट के साथ जू जूकिंग की दो मूल आत्मा की अंगूठियां एक में विलीन हो गईं। उसकी तीसरी आत्मा की अंगूठी बनी थी, जो उसकी सफलता का प्रतीक थी। अब उसकी करीब 6000 साल से भी अधिक पुरानी आत्मा की अंगूठी थी। कम से कम लिखित इतिहास के लिहाज से तो यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। इससे उसे जो आत्मिक शक्ति का प्रतिफल प्राप्त हुआ, वह भी उल्लेखनीय था। हालांकि वह तुरंत 32वें स्तर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन वह पहले ही लगभग 70-80% लक्ष्य प्राप्त कर चुकी थी। जब जू जूकिंग खड़ी हुई, तो उसने पहले से कहीं अधिक हल्का और फुर्तीला महसूस किया। शिक्षक की पत्नी, मैंने कर दिखाया। मेरी तीसरी आत्मा की अंगूठी 6000 साल पुरानी है, और मेरी आत्मा की क्षमता नेदर/ है। यह मेरे परिवार के अभिलेखों में दर्ज क्षमताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जू जूकिंग की आवाज़ उत्साह से कांप रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह हवा में उड़ रही हो। डैन हेंग की शिक्षाएं अमूल्य थीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आखिरकार उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। जब तक वह डैन हेंग के मार्गदर्शन में अध्ययन करती रहेगी, उसका भविष्य निस्संदेह बदल जाएगा। गु युएना ने अपने होंठ दबाए और धीरे से मुस्कुराए। एक बार फिर उसने अपने पति की क्षमताओं को कमाका था, लेकिन वह जितना मजबूत होता गया, एक पत्नी के रूप में उसे उतना ही गर्व महसूस हुआ। इसके अलावा जू जूकिंग की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए उसे लेवल 32 तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो उसके पति के साथ लगी शर्त जीतने के लिए काफ़ी होगा। फिर वह डैन हेंग को स्टार लुओ साम्राज्य ले जाने के लिए कह सकती थी और अपनी भव्य योजना का पहला कदम शुरू कर सकती थी। ये बिल्कुल सही रहेगा। डीटियान की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। उसने गहरी सांस ली और अंततः ये स्वीकार किया कि बुद्धि के मामले में वह डैन हेंग जैसे अनुभवी और शक्तिशाली व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे विरासत में मिला ज्ञान डैन हेंग की अंतर्दृष्टि के सामने कुछ भी नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी मालकिन डैन हेंग की मदद पाने के लिए खुद को अपमानित करने को तैयार थी। ठीक है जूकिंग, चलो वापस चलते हैं। मैं अपने पति से मिलने के लिए बेताब हूँ। गु युएना ने जू जूकिंग के सामने खुलकर कहा, लेकिन डैन हेंग के सामने वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। जू जूकिंग ने जोर से सिर हिलाया। वह डैन हेंग को जल्द से जल्द धन्यवाद देना चाहती थी। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके शिक्षक की पत्नी कितनी समझदार थी। यह अच्छा हुआ कि वे अपने साथ कैंपिंग का सामान या खाना नहीं लाए थे। अगली सुबह वापसी के रास्ते में उनकी गाड़ी को किसी भी आत्मा प्रेत से ग्रसित जानवर का सामना नहीं करना पड़ा और वह सुरक्षित रूप से कस्बे की मुख्य सड़क पर पहुंच गई। वे शहर के द्वार से महज 1 मील दूर थे जब अचानक एक आकृति प्रकट हुई और उसने गाड़ी का रास्ता रोक दिया। जूकिंग, क्या तुम अंदर हो? एक गहरी आवाज ने पुकारा। गाड़ी रुक गई और गु युएना और जू जूकिंग दोनों बाहर निकल आईं। उस आदमी को देखकर गु युएना ने भौहें चढ़ा लीं। ये कौन है? जू जूकिंग ने जवाब दिया, वह मेरे पिता हैं। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? वह गाड़ी से नीचे कूद गई और राजकुमार जू को असमंजस भरी नजरों से देखने लगी। राजकुमार जू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम यहाँ अपना समय बर्बाद करने की योजना बना रहे थे? तुम्हारा समय कीमती है। तुम्हें या तो स्टार लुओ में कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेना चाहिए या दाई मुबाई के साथ अपने मार्शल सोल फ्यूजन कौशल पर काम करना चाहिए। लेकिन तुम इसके बजाय क्या कर रहे हो? इस जगह पर समय बर्बाद कर रहे हो। राजकुमार जू ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें दान हेंग के लिए कोई सम्मान नहीं था। उनके लिए डैन हेंग महज एक आत्मा सम्राट थे जिनमें कोई पहचान नहीं थी, ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से पदों द्वारा पीछे हटाया जा सकता था। नहीं, शिक्षक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ अंततः मुझे अपनी बहन को सिखाया गया है। जू जूकिंग ने सिर हिलाकर खंडन किया।
प्रिंस जू विश्वास ने लगभग जोर से हंसते हुए और अनादर करते हुए बोला, एक आत्मा सम्राट का आशीर्वाद लेने से पहले इतना सा मिल गया है। शुक्र है कि उसकी पत्नी है, अन्यथा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। गु युएना ने अपनी इनसाइड सिकोड़ ली। यह आदमी पूरी ताकत से आया था और उसकी बातों में उसकी पत्नी के प्रति पूरा अनादर झलक रहा था। स्पष्टतः वह डैन हेन को नीचा दिखा रहा था। वह इससे खुश नहीं थी। उसकी तस्वीर कैसे हुई उस आदमी को नीचा दिखाना कि वह किससे प्यार करता था। मेरे साथ आओ। राजकुमार जू पलक झपकते ही आगे बढ़े और जू झूकिंग के बगल में उनका हाथ पकड़ते हुए दिखाई दिए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू झूकिंग की प्रतिक्रिया किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रखने जैसी थी। अपना सामान्य संयम खोते चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं शिक्षक डैन हेन के साथ ही पड़ा हुआ हूँ। मुझे पूरा है कि मैं यहाँ अपनी बहन को हरा सकता हूँ। बकवास। प्रिंस जू को अपनी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं पहले ही लेवल 30 पर पहुंच गया हूँ। जू झूकिंग ने की घोषणा। क्या? प्रिंस जू लंकेश भर के लिए स्तब्ध रह गया। जब वह स्टार लुओ रिलीज हुआ था तब वह केवल 27वें स्तर पर था। वह इतनी जल्दी 30वें स्तर तक कैसे पहुंच गया? एक क्षण बाद जू झूकिंग ने अपने मार्शल सोल को मुक्त कराया, जिससे 3 सोल रिंग्स उभरे। तीसरी रिंग गहरी समृद्ध बेरल रंग की थी। मैं अब 31वें स्तर पर हूँ। मेरे पास 4 से ऊपर के स्तर पर काम करना बाकी है और शिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू करने में मुझे केवल 1 महीना लगा है। क्या आप ऐसे किसी शिक्षक को जानते हैं कि ये स्तर कौन सी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं? जू झूकिंग ने चुनौती दी। आखिरकार उसे उम्मीद थी कि वह उससे मिल जाएगी और वह उसे इतनी आसानी से कभी नहीं जाने देगी। राजकुमार जू अवाक रह गए। उनकी बेटी की उम्र 1.5 साल थी, फिर भी वह पहली बार अकेली बनी थी। अध्याय समाप्त। डॉलुओ दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 19। उसने क्या मूर्खतापूर्ण काम किया? मुफ्त वेब उपन्यास कौन सी मूर्खतापूर्ण बात की? प्रिंस जू ने अपनी आंखें मूंद ली। जू झूकिंग की तीसरी आत्मा की अंगूठी पर एक और नजर डाली। वह बेरंग रंग का था, इतना गहरा रंग कि वह लगभग अपनी चौथी आत्मा की अंगूठी से भी अधिक गहरा था। इसका मतलब यह था कि जू झूकिंग ने न केवल अपनी तीसरी आत्मा की अंगूठी का आविष्कार किया था, बल्कि उसकी आयु भी इससे भी अधिक थी। तुम स्पिरिट एल्डर के स्तर तक पहुंच गए। और स्पिरिट रिंग को किस स्तर तक पहुंचाया? क्या स्पिरिट एल्डर के स्तर तक पहुंच गए? प्रिंस जू को अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एकांतप्रिय महत्वाकांक्षी आत्मा सम्राट नैतिक ऐसे पद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? यहाँ तक कि उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिसे स्टार लुओ रॉयल फैमिली का पूरा समर्थन और संसाधन प्राप्त हुआ था, 1 महीने से भी अधिक समय में 3 पद से ऊपर नहीं हो सका। जू झूकिंग ने हिलाया सिर। या उनके चेहरे डैन हेन के प्रति गहरी प्रशंसा से भरा हुआ था। उनकी आवाज़ अब पहले जैसी नामांकित नहीं थी। हाँ, ये सब गुरुजी की कृपा है। वे खैर कुछ भी हो जाए, गुरुजी का पूछकर ही मैं अपना सर्वश्रेष्ठ विकास प्राप्त कर सकता हूँ। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। जू झूकिंग ने दृढ़ता से बात की। जब तक उसके शिक्षक ने उसे व्यक्तिगत रूप से नौकरी से नहीं निकाला, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे अलग होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिंस जू कुछ देर तक चुप रहे। ये घटनाएं बेहद प्रभावशाली थीं। यहाँ तक कि वह शख्स जिसने कई मुश्किलों का सामना किया था, एक बार भी उसके दिमाग में डैन हेन की तस्वीरें शेयर करती रहीं। वह आदमी स्पष्ट रूप से रथ के अंदर। गु युएना ने अपनी ठुड्डी हाथ पर रोक ली और उत्सुकता से प्रिंस जू को देखने लगी। उसे द्वितीयान से जू झूकिंग के बारे में पहले ही पता चल गया था। ये जू झूकिंग के पिता थे, तो इसका मतलब यह है कि वह एक राजकुमार थे, है ना? स्टार लुओ का जू राजवंश एक जागीर और शाही राज्य था। हालांकि वे स्वतंत्र शासन स्थापित नहीं कर सके, लेकिन उनका प्रभाव बहुत अधिक था। इसके अलावा जू राजवंश का स्टार लुओ रॉयल परिवार से गहरा रिश्ता था। स्टार लुओ की हर पीढ़ी की महारानियां जू राजवंश से ही थीं। शाही परिवार के मुखिया के वंशज, वे निष्क्रिय साम्राज्य के दूसरे सबसे शक्तिशाली परिवार थे। यदि वह स्टार लुओ पर प्रभाव हासिल करना चाहती थी, तो जू कबीले से शुरुआत करना एक आशाजनक दृश्य था। गु युएना की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसके मन में अनगिनत सूर्यास्त उभर आए। नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या उसने तुम पर कोई बुरी तरकीब अपनाई? अगर तुम जबरदस्ती अपना विकास अप्राकृतिक तरीकों से करते हो, तो तुम अपना भविष्य बर्बाद कर दोगे। तुम प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका पूरी तरह से खो सकते हो। प्रिंस जू अचानक शौक उनकी आवाज़ से भरी हुई थी। हालांकि उस समय महाद्वीप में दुष्ट आत्मा स्वामी ईविल सोल मास्टर्स की व्यापक उपस्थिति नहीं थी, लेकिन अंधकार साधना पद्धतियां पहले ही उभरने लगी थीं। पलक झपकाते ही वह जू झूकिंग के बगल में दिखाई दिए और उनके शरीर की जांच करने में उनकी भूमिका निभाई। यदि उसका प्रयास ऐसे घिनौने संगीतकार पर आधारित था, तो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। जू झूकिंग ने उसके आरोप पर भौहें चढ़ा लीं। उसकी आवाज़ भावुक होकर बोली, पिताजी, मेरे शिक्षक पर झूठे आरोप मत लगाए।
वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। मेरी तरक्की मैंने धीरे धीरे हासिल की है। राजकुमार जू के तनावपूर्ण चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी के भाव उभर आए। वास्तव में जू जूकिंग पर किसी भी प्रकार की बुरी साधना पद्धति के कोई निशान नहीं मिले। दरअसल उसकी बुनियाद उसकी सबसे बड़ी बेटी की बुनियाद से भी कहीं अधिक मजबूत थी। आखिरकार डैन हेन का अनुसरण करने का मतलब था कि उसे बाहरी संसाधनों के मामले में बहुत कम सहायता मिली थी। राजकुमार जू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनके भीतर पश्चाताप उमड़ रहा था। उन्होंने बहुत जल्दबाजी में काम कर दिया था। उसे डैन हेन का सामना करने से पहले जू जूकिंग की खैरियत जान लेनी चाहिए थी। लेकिन अब अपने अहंकार के कारण उसने जू जूकिंग को डैन हेंग से और दूर धकेल दिया था। क्या डैन हेंग अब भी उसे सिखाने के लिए तैयार होगा? हालांकि एक अकेली महिला के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही एक युवा लड़की के बारे में अफवाहें फैलना स्वाभाविक था, लेकिन उसने जो ताकत हासिल की थी वह किसी भी संदेह करने वाले को चुप करा देगी। लेकिन उसने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। बैंग! राजकुमार जू ने अपनी मुट्ठी हथेली पर पटकी। जू जूकिंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैंने क्या कर दिया? जूकिंग, पिताजी तुम्हारा समर्थन करते हैं। तुम यहाँ पढ़ाई जारी रख सकती हो। लेकिन मेरा उनसे कुछ गलतफहमी हो गई थी। राजकुमार जू हिचकिचाए। अपने पिता के परेशान चेहरे को देखकर जू जूकिंग को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पिताजी, आपने शिक्षक का सामना किया। राजकुमार जू ने आह भरी और असहाय होकर उसकी ओर देखा। हाँ, तुम्हारी तलाश करते समय मेरी उससे मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने इतनी बड़ी प्रगति कर ली होगी। और मेरा रवैया। अपने पूर्व के अहंकार को याद करते हुए राजकुमार जू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जू जूकिंग ने अपने होंठ काट लिए, उसके होंठ सफ़ेद पड़ गए। उसके लिए डैन हेंग ही उसकी आखिरी उम्मीद था। अगर वह अब उसे छोड़ देता तो उसे नहीं पता था कि वह इसे कैसे संभाल पाएगी। अंततः उसे जीत का रास्ता मिल गया था। जब वह गु युएना की ओर मुड़ी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह एक परित्यक्त बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। गु युएना ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पति अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकालेंगे। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी तरफ से भी बोलूंगी। फिर राजकुमार जू की ओर देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में पूछा, तो मुझे बताओ, तुमने मेरे पति को किस तरह नाराज किया? राजकुमार जू ने एक बार फिर गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। मैंने पहले से ही जांच पड़ताल की और पाया कि वह एक साधारण व्यक्ति था, बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी नहीं और आत्मभोगी, जिसमें कोई वास्तविक प्रतिभा नहीं थी। इसलिए मैं सीधे उसके घर गया। जैसे जैसे वह बोलता गया उसका पछतावा और गहराता गया। वह अपने ही अहंकार का शिकार हो गया था। चिंता मत करो जू किंग, मैं तुम्हारे गुरु से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगूंगा। एक कुलीन व्यक्ति होने के नाते मैं अपनी गलतियों से पीछे नहीं हटता। ये शब्द कहकर राजकुमार जू मुड़ा और बिजली की गति से उस छोटे शहर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखकर जू जूकिंग अभी भी बेचैन महसूस कर रही थी। उसका शिक्षक आर्किटेक्चर उसे नहीं बताएगा। क्या उसने उसे स्कूल से छूट नहीं दी? उसने सहज ही गु युएना से सूर्योदय पाने के लिए अपनी ओर देखा, लेकिन गाड़ी खाली मिली। कोई समय गु युएना गायब हो गया था। शहर की ओर से प्रिंस जूपुरी सचिवालय। अगर दान हेंग अपनी बेटी के सुधार में इतनी मदद कर सकता है तो उसे एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे संभाल कर रखना चाहिए। प्रिंस जू को अपनी एडवाइजरी सुधारनी ही होगी, तभी जू जूकिंग के अंत की सबसे अच्छी संभावना होगी। हालांकि वह अपनी दोनों बेटियों की देखभाल करती थी, फिर भी वह अपनी सबसे छोटी बेटी को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। वह इतनी तेजी से शहर की दीवारों से फंटकर भाग गया कि पहरेदार को भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। बस थोड़ी ही दूरी पर और वह डैन हेंग के आंगन में रहेगा। उसी क्षण एक विशाल वैज्ञानिक आभा ने उसे घेर लिया। उसके आसपास की हवाएं जैसे जाम हो गईं, मानो उसे जहां बांध दिया गया हो। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह किसी बोझ में गिर गई हो। उसका पूरा शरीर चला गया, आंखें ठीक हो गईं, हिलने से मना कर रही थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके दिल में तृप्त का सालाब रिबन लगा। उसे पहले कभी भी इतनी सी वैज्ञानिक उपस्थिति का अनुभव नहीं हुआ था। किस प्रकार के शक्तिशाली राक्षस ने उसे बनाया था? उन्होंने हाल ही में किसी को नाराज तो नहीं किया था, है ना? और वह स्टार लुओ के राजकुमार के खिलाफ था। किस साम्राज्य के प्रकोप से मोल लेकर उसके कदम उठाने की अपील की गई। अगले ही पल में उनके सिर के पिछले हिस्सों पर एक एक शॉट हुआ। उसने गिरफेट को जमीन पर उतारा और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसे ऐसा लगा जैसे जंगली चूहों का एक झुंड उसे बनाया गया हो। अशानीय दर्द की लहरें उसके शरीर में लगातार दौड़ती रहती हैं। अध्याय समाप्त। डॉलुओ, दानहिंग सिर्फ मुसीबत से बचना चाहता है, गु युएना उसका पीछा करती है। अध्याय 20, माफी का उपहार। मुफ्त वेब उपन्यास क्षमा का उपहार। लाइब्रेरी में डैन हेंग सर्विस डेस्क के पीछे एक किताब पढ़ रहे थे।
वह पहले ही पुस्तकालय का पूरा संग्रह पढ़ चुका था, इसलिए अब वह यात्रा करने वाले पुस्तकालय से संबंधित पुस्तकें पढ़ रहा था, जो डोलुओ महाद्वीप की अलग पहचान से अति विशिष्ट थी। कुछ तो काउंटी रिकॉर्ड भी थे, जैसे कि हेवन डो साम्राज्य में एक संत आत्मा गांव स्थित था, जिसने कभी एक आत्मा संत का जन्म हुआ था, वह सब कुछ पढ़ा था। उसकी पढ़ने की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। इस आदत के होने के कारण ये भी हुआ कि अच्छे मंदिर तनख्वाह के बावजूद उसके पास हमेशा से ही औषधियों की कमी बनी हुई थी। अब शादी हो जाने के बाद खाना बनाने का काम पूरा हो गया, जबकि उनकी पत्नी का सामान खरीदा गया। घर का फर्नीचर भी उनकी पत्नी ने ही खरीदा था, वजह से वह मुश्किल से ही आर्थिक रूप से अपना गुजारा कर पाती थीं। जैसे जैसे वह अपनी किताब के अंत के करीब पहुंच रहा था, उस पर एक साया छाने लगा। डैन हिंग ने ऊपर देखा तो पाया कि प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष उन्हें देखकर चित्र ले रहे थे। डैन हिंग, आपको बहुत खुशी होगी कि आपकी इतनी सुंदर और गुणी पत्नी से शादी हो रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह आपसे प्यार करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी कभी उसे कुछ सरप्राइज नहीं देना चाहिए। प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष ने उन्हें स्नेह स्क्रिप्ट सलाह दी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डैन हिंग ने एक साधारण गुनगुनाहट के साथ उत्तर दिया। पुस्तकालय का माहौल सुखद था और पुस्तकालय के बीच किसी प्रकार की गुप्त साजिश नहीं थी। अन्य प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष ने बातचीत शुरू की थी, इसलिए अन्य शिष्यों ने भी हिस्सा लिया और पूछा कि वे शादी के बाद हनीमून पर क्यों गए थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुयुएना को एक नज़र देखने से ही पता चल जाता है कि वह घर गृहस्थी की देखरेख में है। डैन हिंग ने सोचा कि उनकी पत्नी बार बार रसोई में तरह तरह के प्रयोग करती रहती है, जहां पर सारी सामग्रियां खराब हो जाती हैं और उनके चेहरे पर थोड़ी स्थिरता आ जाती है। तो डैन हिंग, आज तुम नानी के लिए किस तरह के उपहार तैयार कर रहे हो? प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष मुख्य विषय पर लौटते हैं। कुछ कॉलेज आगे झुके और उत्साहपूर्वक सुझाव दे लगे। कुछ ने फूलों की सलाह दी, कुछ ने स्केल की और कुछ ने मेकअप की सलाह दी। हर कोई चाहता था कि डैन हिंग ये सब कुछ खरीद ले। पुस्तकालय अध्यक्ष ने उन्हें शांत करने के लिए हाथ उठाया और डैन हिंग की ओर से कहा गया, डैन हिंग, क्या आपके पास कोई विचार है? डैन हिंग ने सिर हिलाकर ईमानदारी से जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्हें डर था कि वे अपने विश्वास पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने बगल में राय के रियाल के ढेर की ओर बात की, जो सभी ने विश्राम स्थल से यात्रा करने वाले स्थान की यात्रा की। ऐसा नहीं था कि उन्हें बिजली से हद से ज्यादा प्यार था, लेकिन एक बार आदत बन जाने पर उन्हें मुश्किल हो गई थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष के मधुर फड़क उठे। अब उन्हें समझ आया कि डैन हिंग हमेशा कंगाल क्यों रहते थे। उसी क्षण उप प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष, जो चुपचाप सब सुन रहा था, बोल पड़ा, तुमने इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी की है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करते। सावधान रहो, वरना वह तुमसे प्यार करना छोड़ देगी। डैन हिंग, तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। देखो, मैंने अपनी पत्नी के लिए यह हार खरीदा है। उप प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो डैन हिंग से बेहद ईर्ष्या करता था। डैन हिंग की शादी के दिन जैसे ही उसने गुयुएना को देखा, उसकी ईर्ष्या चरम पर पहुंच गई थी। मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष ने उप पुस्तकालयाध्यक्ष की बातों से असंतुष्ट होकर भौहें चढ़ा लीं। किसी का इस तरह मजाक उड़ाना बहुत ही घटिया बात थी, मानो उन्हें श्राप दिया जा रहा हो। डैन हिंग ने अपना सिर हिलाया, कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बाहर हंगामा मच गया। एक छोटा लड़का दौड़कर अंदर आया, उसका चेहरा लाल था और चिल्लाया, बाहर अभी अभी बहुत बड़ी भीड़ आई है। वे टन भर खजाना लेकर आए हैं। मैंने बहुत सारा सोना और चांदी देखा। सभी ने हैरानी भरी नज़रों से एक दूसरे को देखा। अगर इस छोटे से कस्बे में कोई इतना खर्चीला भी हो, तो वह पुस्तकालय क्यों आएगा? कुछ ही देर में उत्सव के लाल और सफ़ेद वस्त्र पहने दो आदमी कंधे पर डंडा रखे हुए एक बड़े खुले खजाने के संदूक को लेकर अंदर आए। सोने की ईंटों से लबालब भरा हुआ वह संदूक थोड़ा हिल रहा था। डोलुओ महाद्वीप पर सोने की ईंटें आमतौर पर प्रचलन में रहने वाली मुद्रा नहीं थीं, उन्हें उच्च मूल्य के खजाने के रूप में माना जाता था। और अब उनसे भरा पूरा एक संदूक, इसकी कीमत कम से कम 100,000 सोने के सोल कॉइन थी। अविश्वास से सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर दो और आदमी रत्नों से भरा एक संदूक लेकर अंदर आए। उप प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपने हाथ में मौजूद रत्नजड़ित हार पर एक नज़र डाली और चुपचाप उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। उस संदूक में रखे रत्नों की तुलना में उसका हार धूल के एक छोटे से कण जैसा लग रहा था। उसे बाहर निकालना बेहद शर्मनाक था। कुल मिलाकर 20 से अधिक लोग 10 से अधिक बड़े खजाने के बक्से लेकर अंदर दाखिल हुए। यह नज़ारा इतना अद्भुत था कि हर कोई विस्मय से चकित रह गया और अपनी निगाहें वहां से हटा नहीं पा रहा था। डैन हिंग को छोड़कर सभी। डैन हिंग ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और प्रवेश द्वार की ओर देखा। एक तैलिए चिकने बालों वाला व्यक्ति अंदर आया। वह कस्बे का महापौर था। हालांकि उनके पास महापौर का पद था, लेकिन उनकी शक्ति सीमित थी।
स्टार डो 1 के निकट रहने के कारण उन्हें किसी भी आत्मास्वामी को नाराज करने से बचने के लिए अत्यंत सतर्क रहना पड़ता था, जो कभी भी अपनी इच्छा से उनकी हत्या कर सकते थे। पिछले एक दशक में महापौर का पद 20 से अधिक बार बदल चुका है। सभी के आश्चर्यचकित निगाहों के बीच मेयर सेवा डेस्क तक गए, अपने हाथों को जोड़कर बोले, श्रीमान डैन हिंग, ये एक मित्र की ओर से उपहार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले जल्दबाजी में काम किया था और आपको कुछ परेशानी हुई थी। ये उनकी क्षमा मांगने के उपहार हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप इन्हें स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वह तैयार हो जाएंगे तो वह व्यक्तिगत रूप से आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। मेयर ने एक मनमोहक मुस्कान के साथ डैन हेंग की ओर देखा, जिसमें थोड़ी सी विनम्रता झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी लोग हैरानी से डैन हेंग की ओर देखने लगे। सोचा था कि सिर्फ डैन हेंग के लिए ही इतना भव्य प्रदर्शन होगा। वह इतनी पुरानी से एक साधारण जीवन जी रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका कोई ऐसा निर्णायक अतीत हो जिसके बारे में उन्हें पता न हो। एक माफ़ी और कोई इतना सारा खजाना भेजा जा रहा था। उपप्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष का चेहरा पीला पड़ गया, उनकी दिल की धड़कनें भर गईं। उसे अभी भी इतना विनम्र व्यवहार करने की क्या आवश्यकता थी? अगर डैन हेंग मेरे दोस्त हैं तो उनका अंत क्या नहीं होगा। डैन हेंग को तुरंत समझ आ गया, ये प्रिंस झू का काम था। इसे माफ़ी के उपहारों ने कहा कि यह एक गोदाम था। डैन हेंग को पहले राजकुमार झू के साहस की कोई परवाह नहीं थी। दरअसल ये महान महानुभाव उनके लिए मंदी का कारण बन गए थे। एप्पल ने अपने दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। अब हर कोई उन्हें आदर की नज़रों से देख रहा था। क्या चीज़ें पहले जैसी ही दिख सकती थीं? डैन हिंग ने कहा, कृपया उस व्यक्ति को बताएं कि मेरे मन में उसके प्रति कोई प्रार्थना नहीं थी और मुझे किसी भी प्रकार के क्षमादान उपहार की आवश्यकता नहीं है। मेयर ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदर्श व्यक्ति ने कहा कि यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी भी परेशान हैं। साथ ही उनका स्वयं यहाँ उपस्थित न होने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस समय छात्र हैं। लेकिन जैसे ही वह ठीक होगी वह तुमसे मिलने आएगी। महापौर ने जताई चिंता, विनती की। ऐसा लग रहा था कि वह डैन हेंग के पैर से विनती कर रही है कि वह प्रस्ताव स्वीकार कर ले। डैन हेंग ने भौहें चढ़ा लीं। इन लोगों को अपने आसपास रखने से तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। वह प्रतिमा के संदूक के पास गया और उसके ऊपरी हिस्से के फूलों की टोकरी उठा ली। मैं बस इसे ले लेता हूँ, बाकी उसे वापस दो, डैन हेंग ने दृढ़ता से कहा। फिर उन्होंने प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष से छुट्टी मांगी और कहा कि वे जल्दी घर चले जाएं। पुस्तकालय अध्यक्ष ने अभी भी इतना कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और उन्होंने डैन हेंग को देखते हुए बस सिर हिला दिया। मेयर कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन आगे की बात का पता नहीं चला। उस उच्च जादूगर रईस को भी माफ़ी मांगनी पोस्ट, आखिर उसे पासिंग देने का क्या हक था? ... घर वापस जाओ। गू यूएना सब्जी के बर्तन में पानी दे रही थी। डैन हेंग को एक बड़ा गट्ठा लेकर फ्लोरिडा देखने को मिला। वह अपने पास से जल्दी आया था। पतिदेव, आप आज जल्दी घर आ गए, डैन हेंग ने गुनगुनाया और फूलों के प्लांट पर सहमति जताई। ये आपके लिए हैं। गुएना ने लाल गुलदस्ते को देखा और पलकें झपकाईं। उनके चेहरे पर बोल्ड सी लाली की खूबसूरती और दोस्ती के नाम पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वे खूबसूरत हैं।